कातिबे तकदीर ने मेरे नाम कुछ अरसे का नाम सुकून लिख दिया था। मैं और पौमी बहुत पहले ही अमेरिका से वापस आ गए थे। अब मैं रसवंती और पारस के साथ पेरिस शहर में था। हमारा बंगला एक खूबसूरत झील के किनारे था। वहाँ फ्रांसीसी हुकूमत की तरफ से हिफाजत के मुकम्मल इंतजाम थे। इसके अलावा सोनिया, आला बीबी, पौमी और वाटसुरोकी हमारे बंगले से कुछ दूर मुख्तलिफ कॉटेजों में रहने लगे थे। ये ऐसी फौलादी दीवारें थीं जिन्हें दुश्मन फलांग कर नहीं आ सकते थे। बहुत अरसे बाद पेरिस पहुंचते ही मैंने सोनिया से खास तौर पर मुलाकात की। सोना था, उस पर अजब निखार आया है। वो एक नौखेज दोशीज़ा लगती है। देखा तो उसे देखता ही रह गया। कुदरत का कमाल था। बुजुर्गान दीन की सोबत में रहकर उसमें ऐसी रूहानियत पैदा हो गई थी जिसने उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर पैदा कर दिया था जिसमें पाकीज़गी थी। जिंदगी में पहली बार मैंने उसे देखकर उसके लिए हवस महसूस नहीं की। दिल ने मचल कर इतना कहा कि मोहब्बत से आगोश में ले लिया जाए, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाने दिया। दूर होकर बोली, मुझसे फासला रखो। मैंने पूछा, क्या तुम सोनिया नहीं हो? ज़रूर हूँ। क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? ज़रूर करती हूँ। क्या तुम मेरे दिल की धड़कनों से नहीं लगी रही हो? वो लगन और थी, ये लगन और है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, करती रहूंगी, लेकिन फूल को छूना, चुटकी में लेना और मसलना क्या ज़रूरी है? क्या तुम वो फूल हो जो मेरे मज़ार पर चढ़ेगा? वह घूंसा दिखाकर बोली, बकवास मत करो, मुंह तोड़ दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ अपनी बीवी के पास। पारस दौड़ता हुआ आया। पापा पापा, मैं दूर से देख रहा था। मम्मा आपको घूंसा मारने वाली थी। मैंने सोचा ऐसे नाजुक मौका पर मैं ही आपको बचा सकता हूँ। सोनिया ने उसे गोद में उठाकर चूमने के बाद कहा, तुमने कम अज कम मुझे बचा लिया है। तुम्हारे पापा घर का रास्ता भूल गई हैं। इनकी उंगली पकड़कर घर ले जाओ। पारस ने मेरी उंगली पकड़कर अपनी मामा के पास पहुंचा दिया। उन दिनों हमारा हर दिन ईद और हर रात शब बारात थी। मैंने अमेरिका जाते वक्त रसवंती से वादा किया था कि जल्द ही उसके साथ एक घरेलू पुरसुकून जिंदगी गुजारूंगा। अब अल्लाह ताला ने यह मौका दिया था। रसवंती मुझे ख्याल ख्वानी करने नहीं देती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ात में मसरूफ़ रखती थी। अगर मैं ख्याल ख्वानी करना चाहता तो वो कहती, चुपचाप ना बैठो, मेरे बेटे के साथ खेलते रहो। तुम जिसकी खैरियत मालूम करना चाहते हो, जिसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं अभी मालूम कर लेती हूँ। मेरा बेटा भी मुझे मसरूफ़ रखता था। एक तो कुदरती तौर पर ज़हीन था, फिर हम सब टेलीपैथी जानने वाले उसकी जहानत में इजाफा करते जा रहे थे। उसे मुख्तलिफ अलूम सिखाने के लिए मौलिम वक्त की पाबंदी के साथ आते थे। वाटसुरोकी हमारे बंगले के करीब एक कॉटेज में था। उसे हल्की फुल्की ट्रेनिंग हासिल होती रहती थी। दोनों पारस पर बराबर तवज्जो दी जा रही थी। दोनों को एक जैसी तरबियत, एक जैसा हुनर, एक जैसा इल्म सिखाया जा रहा था। अब यह उनकी जहानत पर था कि कौन किससे ज़्यादा सीख जाता है। इधर शिबा तिलबैब में शहजादियों की तरह जिंदगी गुजार रही थी। आमना के जख्म भर गए थे, वो भी उसके पास पहुंच गई थी। फिलहाल वही पारस अव्वल को ट्रेनिंग दिया करती थी। लेकिन ये हमने तय कर लिया था कि कुछ अरसे बाद दोनों बेटियों को बाबा साहब के दायरे में वाटसुरोकी के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि वो सब कुछ सीख सकें जो उसने मरजाना और पौमी को सिखाया था और आखिरकार उन्हें फौलाद बनाकर पेश किया था। तिलबैब में जोजो और पारस की शरारतें अरूज पर थीं। वो हमारा बेटा था और इंसाफ का तकाजा ये था कि मैं उसके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूं। इस सिलसिले में हम सब ने मशवरा किया। सोनिया ने कहा, फरहाद और रसवंती तिलबैब चले जाएं और शीबा वहाँ से चली आए। वो यहाँ पारस दोम के साथ कुछ वक्त गुजारेगी। इधर तुम दोनों पारस अव्वल के साथ रह सकोगे। इस तरह उसे माँ बाप का प्यार मिलेगा। हमने ये फैसला शीबा को सुनाया, वो राजी हो गई। और जब इसराइली हुक्काम को पता चला कि शीबा यहाँ से जा रही है और रसवंती और फरहाद आ रही हैं, तो उन्होंने बेहद खुशी का इजहार किया और हमारे इस्तकबाल की तैयारियां करने लगे। शीबा ने सरसे में अपनी टेलीपैथी के जरिए अपनी कौम को, अपने मुल्क को बहुत से फ़ायदे पहुंचाए थे, लेकिन यह साफ तौर से कह दिया था कि हम में से कोई सियासी मामलात में मुलविस नहीं होगा और न ही इस सिलसिले में कोई मदद करेगा। अलबत्ता वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, समाज और मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए बड़े बड़े ममालिक से बाहमी समझौता कराने में ख्याल ख्वानी के जरिए मदद करती थी। उन्हें इसराइली हुकाम के मुतालबात मंजूर करने पर मजबूर करती थी और इसका इल्म दूसरे ममालिक को नहीं होता था। जब से शीबा आई थी, मुल्क में जुराइम पेशा अफराद की सरगर्मियाँ तकरीबन ख़त्म हो गई थीं। स्मगलर सरहदों की तरफ जाते हुए कतराते थे। मंगल पांडे ने एक साल के अंदर मुख्तलिफ मुजरिमों के 2 गिरोह और 2 खतरनाक स्मगलरों को गिरफ्तार कराया था और इन्हें गिरफ्तार करने के सिलसिले में बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया था। उसका नाम इसराइल से लेकर हिंदुस्तान तक गूंज रहा था। चूंकि वह बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल करना चाहता था, लिहाजा तय पाया कि वह शीबा के साथ पेरिस आएगा और यूरोप के तमाम ममालिक में बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। शीबा मंगल पांडे के साथ पेरिस आ गई। मैं और रसवंती तिलबैब पहुंच गए। हमारी आमद पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वहाँ के तमाम हुक्काम और जिम्मेदार अफसरान हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जोजो और पारस भी आए थे। भला हमारा बेटा हमारे इस्तकबाल के लिए क्यों ना आता, लेकिन जोजो उसका हाथ खींचते हुए बार बार कहीं चलकर खेलने के लिए कह रही थी।
वो उसका हाथ झटक कर कह रहा था, आज मेरी मामा और पापा से पहली मुलाकात हो रही है। तुम नहीं जानती मेरे अंदर कितनी मुसरतें भरी हुई हैं। तुम्हें ज़रूर खुश होना चाहिए, तुम्हारे मामा पापा जो आ रही हैं। मैंने तो अपने माँ बाप को आज तक नहीं देखा। कैसी बातें करती हो, क्या मम्मी तुम्हारी माँ नहीं है? ज़रूर है। मामा नहीं है? हैं? क्या मेरे मामा और पापा जो आ रही हैं ये तुम्हारे माँ बाप नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मगर उन्होंने मुझे कभी बेटी कहकर नहीं पुकारा। तुम्हें बेटी भी कहेंगे और खूब प्यार भी करेंगे, उन्हें आने तो दो। अगर ये बेटी समझते हैं तो खुद मेरे पास आएंगे। वो उससे हाथ छुड़ाकर चली गई। उस वक्त हमारा तैयारा रनवे पर रुक गया था। सीढ़ियां लगाई जा रही थीं। जो ज़रा दूर जाकर उस स्टेज पर बैठ गई जहां ऑर्केस्ट्रा वाले कौमी धुन बजा रहे थे। जो को खट्टा खाने की आदत थी। शिबा रामना उसे कभी मोहब्बत से और कभी डांट कर समझाती थी खट्टा नहीं खाना चाहिए। वो उनकी बात मान तो लेती थी, लेकिन छुप कर थोड़ा शौक पूरा कर लेती थी। इस वक्त भी उसकी जेब में लीमू की कटी हुई फांक के रखी थी। उसने एक फांक ली, उसे जुबान पर रखा तो खट्टेपन को महसूस करते ही एक चटखारा लिया। स्टेज पर साज बजाने वाले उसे दिख रहे थे। उनमें से 2 साजिंदे अचानक रुक गई, मुंह से साज हटाकर रुमाल से राल पूंछने लगे। जो ने देखा तो हंसते हुए कहा, अरे कैसे लालची हैं, राल टपक रही है। तमाम साजिंदे परेशान थे। खट्टी चीज को देखकर सभी के मुंह में पानी आता है। कितने ही साजिंदे बर्दाश्त कर रहे थे। अंदर ही अंदर पानी निकल रहे थे और बजाते रहने की कोशिश कर रहे थे। जो कोई मामूली लड़की नहीं थी, उसे कुछ भी नहीं कह सकते थे। सितम यह कि वो उनकी तरफ मुंह करके लीमू चाटने और चटखारे लेने लगी। इधर मैं रसवंती के साथ जीने पर आ गया। ऊपर एक हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था। वहां से हम पर फूलों की बारिश हो रही थी। रसवंती तेजी से उतरती हुई आई, फिर दौड़कर पारस को बाजू में उठा लिया। उसे सीने से लगाकर चूमने लगी। मैं वहां के आला हुक्काम और अफसरान से मुसाफिया करने लगा। उसी वक्त पता चला कौमी धुन बजाने वाला ऑर्केस्ट्रा बेसुरा हो गया है। 2 अफसरान गुस्से में आगे बढ़ते हुए स्टेज की तरफ आए। इतने अहम मौका पर ऑर्केस्ट्रा बेसुरा बजाने की सजा बाद में दी जा सकती थी। अभी उन्हें डांटने का इरादा था। इससे पहले एक साजिंदे ने कहा, जनाब हमारा कसूर नहीं है, आप जरा मिस जो को देखें। उन्होंने उसे देखा तो सटपटा कर रह गई। समझ में नहीं आया क्या करें। एक ने आगे बढ़कर कहा, बेबी प्लीज आप हमारे साथ चलें, आपकी मामा और पापा आए हैं। मैं और रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए समझ गए थे ये जो की हरकतें हैं। हम उन अफसरान से माजरत चाहते हुए सीधे स्टेज की तरफ गए। वो किसी की बात नहीं सुन रही थी, लीमू चाट रही थी और एक हाथ से दूसरे लीमू की फांक साजिंदों की तरफ बढ़ा रही थी। बेचारे अफसरान कुछ कह भी नहीं सकते थे, अपना कौमी तराना हमें सुना भी नहीं सकते थे। इन हालात में ये मुमकिन नहीं था। वो साजिंदे रह रहकर रुमाल से अपना मुंह पहुंचते जाते थे। मैंने पास आकर कहा, बेटी क्या हमसे नाराज हो? उसने पलट कर देखा। पारस ने कहा, ये मेरे पापा हैं। वो आगे बढ़कर आई, मेरे सामने खड़े होकर सर झुकाकर बोली, बाप कैसे होते हैं मैंने कभी नहीं देखा। उनसे किस तरह मिलते हैं मैं नहीं जानती। मैंने उसके दोनों बाजुओं को थामकर अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। उसकी पेशानी को चूमकर कहा, बाप इसी तरह मिलते हैं, अपनी बेटी की पेशानी को चूमते और दिल से उसकी खुशहाली के लिए दुआएं मांगते हैं। रसवंती ने उसके फूल जैसे चेहरे को दोनों हथेलियों में लेकर कहा, माशाल्लाह हमारी बेटी कितनी खूबसूरत है। उसने छोटी उंगली से अपनी आंख से काजल लिया, फिर उसकी पेशानी पर लगाकर बोली, तुम्हें नजर नहीं लगेगी, हमारे साथ आओ। देखो यहाँ के जिम्मेदार लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें इनकी तरफ तवज्जो देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे। हम फिर इस्तकबाल करने वालों के दरमियान आ गए। एक अफसर दूसरे तमाम आला हुक्काम और अफसरान से तारुफ करा रहा था। वो पहले ही शीबा की आमद पर खुलकर सामने आ गए थे। अब मुझसे भी पर्दा नहीं था। वो मुस्कुराते हुए बेपनाह मुसरतों का इजहार कर रहे थे। अपनी आवाज़ सुनाकर ये साबित कर रहे थे कि उन्हें हम पर एतमाद हो गया है। उनसे ज़्यादा हमारा एतमाद मुस्तहकम था। इसलिए पहले शीबा को भेजा और अब रसवंती के साथ खुद यहाँ आ गया। सिर्फ इस बात का ख्याल रखा कि तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक जगह ना हो। इसलिए शीबा हमारे आने से पहले चली गई। इधर हम 2 टेलीपैथी जानने वाले थे, उधर शीबा और मोरीना थी। 1 बरस गुजरने के बाद भी हम मोरीना पर पूरी तरह एतमाद नहीं कर रहे थे। गुलाम बाकी से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन ये मोहब्बत बेडरूम तक होती। उसके साथ बाहर निकलकर गोरी चमड़ी वालों के दरमियान से गुजरते हुए हिचकिचाहट महसूस करती। लोग एक हसीन औरत को एक हबशी के साथ देखते थे, कुछ कहते तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों से हैरानी जाहिर होती या वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराती। मोरीना ने एक बार परेशान होकर कहा, मुझे किसी प्लास्टिक सर्जरी के माहिर से मिलना चाहिए। गुलाम बाकी ने पूछा, क्यों? मैं ये मालूम करना चाहती हूँ क्या सर से पांव तक तुम्हारी सर्जरी हो सकती है? तुम्हारी जिल्द काली से गोरी हो सकती है? अगर मेरा काला रंग पसंद नहीं है तो मुझ पर मरती क्यों हो? वो दिल से मजबूर थी। कई बार सोचा इसे छोड़ दे, मगर किसी और पर दिल नहीं आता था। एक से एक गोरे रंग के खूबरू सेहतमंद जवान उसके करीब आना चाहते थे। अमेरिका से लेकर यूरोप तक अमीर तरीन लोग उसके दीवाने थे। वो गुलाम बाकी के साथ पेरिस, लंदन, म्यूनिख और रोम वगैरह की सैर करती रही। कहीं 1 माह कहीं 2 माह तक ऐश करती रही। फिर अपने वतन की याद सताने लगी। गुलाम बाकी से असरार करने लगी, हमें अमेरिका वापस जाना चाहिए।
मैं इस सिलसिले में अपने आका से इजाज़त लूँगा। वह चिढ़कर बोली, क्या तुम बिल्कुल ही गुलाम हो गए हो? अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने आका के हालात को समझता हूँ, उनकी मर्जी के मुताबिक अमल करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि दुश्मन हम पर शब खून मारे, तुम्हें उठाकर ले जाएं और मैं देखता ही रह जाऊँ। आखिर में कब तक मेकअप में छुपी रहूंगी? मेरा अपना एक कुदरती हुस्न है। मेरे चेहरे ने, मेरी कुदरती खूबसूरती ने मुझे एक ऊंचा मुकाम दिया है, मुझे मिस अमेरिका बना दिया है। लोग मुझे उस चेहरे से पहचानते, इस चेहरे से कोई नहीं पहचानता। एक बात तुम भूल रही हो, जिस चेहरे के हुस्न ने तुम्हें मिस अमेरिका बना दिया है और जिस चेहरे के हुस्न को सारी दुनिया पहचानती है, उस हुस्न को मौत भी पहचानती है, जब तक मौजूदा रूप में हो, जिंदा हो। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। वह बेबसी से बोली, मुझे छुप कर रहना ही होगा। लेकिन हम अमेरिका तो जा सकते हैं, मुझे इस रूप में कोई नहीं पहचानेगा। वहां मेरा तुम्हारा साथ दुश्मनों को शुबे में मुब्तला करेगा। यहाँ तुम गोरी चमड़ी वालों के दरमियान मेरे साथ रहते हुए एहसास कमतरी में मुब्तला होती जा रही हो। वहां तुम्हारे अमरीकी गोरे मुझे तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मैं कभी अपने वतन नहीं जा सकूंगी? जिस दिन मेरा साथ छोड़ दोगी, वतन जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। और यही हकीकत थी। उसे अपने लोग याद आते थे, उसे हाथों हाथ लिया जाता था, किस कदर पजीराई होती थी। ऐसा होता है, जो चीज़ दूर हो उसकी कशिश ज़्यादा होती है और जो करीब हो उसकी कशिश रफ्ता रफ्ता कम होने लगती है। गुलाम बाकी 1 बरस से उसके साथ था, इसलिए अपनी कशिश खो रहा था। अब वो अक्सर तन्हा बाहर जाया करती थी, कोशिश करती थी साथ में महबूब ना हो। वो भी सोचता था बेचारी क्या करे, अपनी खुद परस्ती और हुस्न परस्ती से मजबूर है। उसकी नफ्सियात को समझते हुए ढील देना चाहिए, बाहर निकलने के लिए तन्हा छोड़ देना चाहिए। वो हमसे दूर रहते थे, कभी सैकड़ों मील और कभी हज़ारों मील की दूरी होती थी। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए मशवरा दिया, इसे बेशक आज़ाद छोड़ दो, मगर दूर ही दूर से निगरानी करो, ऐसा ना हो गलत हाथों में पड़ जाए। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसकी निगरानी नहीं कर सकता था। वो सांस रोक लेती थी। जब उसके तनवीं में अमल करने वाले बर्नार्ड सलैरी ने उस पर अमल किया था तो मैंने उसमें 1 घंटे की गुंजाइश रखी थी। सुबह 4 बजे से 5 बजे तक उसका दिमाग हसास नहीं रहता था और वह पराई सोच की लहर को महसूस नहीं करती थी। मैंने ये गुंजाइश अपने लिए रखी थी ताकि किसी वक्त उसके चोर ख्यालात पढ़ सकूं। वैसे अब तक पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। वह हमारे साथ ठीक चल रही थी। अब उसका दिमाग फिर रहा था, अमेरिका जाने की जिद कर रही थी। गुलाम बाकी के साथ रहकर वह एहसास कमतरी में मुब्तला हो रही थी। सोनिया ने मशवरा दिया, अब उसे ढील नहीं देना चाहिए। आज सुबह 4 बजे उसके दिमाग में पहुंचो, नए सिरे से तनवीं में अमल करो। उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दो कि हमारे साथ वफादार रहेगी, गुलाम बाकी के साथ रहकर एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होगी और अमेरिका जाने का इरादा तर्क कर देगी। मैं उस रात 12 बजे तक जागता रहा। 10 बजे तक तो पारस ने सोने नहीं दिया। मैंने और रसवंती ने उसे बहला फुसलाकर सुलाया। फिर 12 बजे तक रसवंती ने नहीं सोने दिया। उसके बाद बोली, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें 3:30 बजे जगा दूंगी। मैं खुद दिमाग को हदायत देकर जाग सकता हूँ, तुम्हें जागने की क्या ज़रूरत है? बस मेरा जी चाहता है कि तुम सोते रहो, मैं जागती रहूँ और तुम्हें देखती रहूँ। मैंने उसे मोहब्बत से समेट लिया। फिर मुझे कुछ ख्याल आया। मैंने चौंक कर कहा, अरे मुझे 4 बजे बेदार होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने पूछा, क्यों? बर्नार्ड सलैरी ने अमेरिका में उसके लिए वक्त मुकर्रर किया था, यानी जब अमेरिका में सुबह के 4 बजेंगे तो इसराइल में सुबह के 9 या 10 बज रहे होंगे। हमें उसी के मुताबिक मोरिना के दिमाग में पहुंचना होगा। उस रात हम सो गए। सुबह इत्मीनान से बेदार हुए। नाश्ते से फारिग होने के बाद अमेरिका के वक्त के मुताबिक उसके दिमाग में पहुंचने की कोशिश की। कोशिश का मतलब ये हुआ कि हम पहुंच नहीं पाए। उसने सांस रोक ली थी। हमने फिर 10-15 मिनट बाद कोशिश की, फिर उसने सांस रोक ली। आधे घंटे बाद हमें नाकामी हुई। मैंने फौरन गुलाम बाकी को मुखातिब किया और पूछा, मोरिना कहाँ है? मेरे आका, वो पिछली रात एक क्लब में रात गुजारने गई थी। अब सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन वापस नहीं आई। मैं उसे तलाश करने के लिए निकला हूँ। रूम एक बहुत बड़ा शहर है, समझ में नहीं आता कहाँ तलाश करूँ। मैंने कहा था कि उसकी निगरानी करते रहो। आका मैं उसके पीछे लगा रहा। वो एक ऐसे क्लब में गई थी जिसका मालिक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला अंग्रेज है। उसे कालों से सख्त नफरत है, इसलिए उसने अपने क्लब में कालों का दाखिला ममनू करार दिया है। किसी ने मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। मैं कल रात से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो यही सूरत है कि गाड़ी में बैठो और शहर का चक्कर लगाते रहो, देखो वह कहाँ पाई जा सकती है। मैं कॉफ़ी पी रहा था, अधूरी छोड़कर उठ गया। रसवंती ने पूछा, क्या हुआ? मालूम होता है अब मुझे फिर घर से बेघर होना पड़ेगा। मोरिना अचानक गायब हो गई है। ओ खुदाया, ये बैठे बैठे परेशानी शुरू होने लगी है। आप यहाँ के अफसरान से कुछ ताबुन हासिल करें। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। वहाँ के आला अफसरान को मुखातिब करते हुए मोरिना के मुतल्लिक बताने लगा। वो इटली गई थी, रूम शहर में थी और कल रात से गायब है। इस शहर में आपके जितने एजेंट हैं उन्हें हुक्म दीजिए किसी तरह उसे तलाश करें। अफसरान ने पूछा, उसकी कोई तस्वीर है? मिस अमेरिका मोरिना को सब जानते हैं। दुनिया के हर रसाले में उसकी तस्वीरें शाया हो चुकी हैं। इन दिनों वो मेकअप में रहती थी। कल से गायब होने का मतलब है कि वो मेकअप में नहीं रहेगी। अगर किसी ने उसे अगवा किया है तो दूसरे मेकअप में कहीं ले जाएंगे।
अगर वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ गई है तो मौजूदा मेकअप उतार देगी, उससे सलीके से मेकअप करना नहीं आता है और वो अपने असली चेहरे के साथ भी नहीं रह सकेगी। उससे अपनी जान का खतरा है, लिहाजा किसी अनाड़ी की तरह मेकअप करेगी और दूर से पहचान ली जाएगी। अच्छी बात है, हम कोशिश करते हैं। फिर मैंने मास्क मैन को भी इतला दी, उसे पूरी तफसील बताई। उसने कहा, आप इत्मीनान रखें, हमारे आदमियों से ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है अब मेरा इत्मीनान खत्म हो रहा है, मुझे फिर घर से निकलना होगा। फरहाद साहब, एक अहम इतला है, हमें पता चला है सुपर मास्टर तब्दील हो चुका है। क्या ये बात मोतबर जराए से मालूम हुई है? हाँ, जब कोई नया सुपर मास्टर आता है तो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसके तमाम खास एजेंटों को इतला दी जाती है कि नए सुपर मास्टर ने चार्ज संभाला है। अब उसके अहकामात जारी होंगे, आइंदा वो साबका सुपर मास्टर की आवाज़ नहीं सुन सकेंगे। मैंने कहा, इसका मतलब है उसकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी, यानी वह मर गया या मार डाला गया है। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें समझने में वक्त लगता है। अब हमें देखिए कि 1 साल और 2 महीने गुजर गए हैं, अब तक ट्रांसफार्मर मशीन की कोई सुनगुन नहीं है। वो इस मशीन से फ़ायदा उठाने के लिए किसी टेलीपैथी जाने वाले को नहीं छेड़ रही हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? वाकई ये सोचने की बात है, उनके आदमी इस मशीन को ऑपरेट करना सीख चुके हैं। हमने जोजो के जरिए उनका कामयाब तजुर्बा देखा है। मेरा ख्याल था अब वो हमसे बराह रास्त छेड़ नहीं करेंगे, बिलवास्ता खतरनाक तंजीमों के जरिए हम में से किसी ख्याल खोनी करने वाले को पकड़ कर ले जाएंगे और अपना काम निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही तो सोचने की बात है, वो खामोश क्यों है? क्या इस खामोशी की वजह आपकी समझ में आती है? 3 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि मशीन में खराबी पैदा हो गई है और वह दूर नहीं हो रही। दूसरी बात यह कि शायद वह मशीन उनके हाथ से भी निकल गई है। तीसरी बात यह कि मशीन उनके पास है मगर वो सब्र से बैठे हुए हैं, इत्मीनान से किसी टेलीपैथी जानने वाले को शिकार करने वाले हैं। आप लोगों को ऐशो आराम में मुब्तला किया जा रहा है ताकि आपकी गफलत से फ़ायदा उठाया जा सके। मोरीना की मौजूदा गुमशुदगी यही साबित कर रही है। वह फिर मैदान अमल में आ गए, लेकिन बराह रास्त नहीं आए होंगे। मोरीना तक पहुंचने के बाद ही हकीकत मालूम होगी। इस सिलसिले में सोनिया और आला बीबी से दिमागी रब्ता कायम था। उनके साथ हीबा भी मौजूद थी। मैंने कहा, मुझे अमेरिका जाना होगा। जोजो को जिस तय खाने में ले जाया गया था वो अमेरिकी सरकार का बहुत ही अहम खुफिया अड्डा है। सोनिया, तुम अंदाजा करो ऐसे खुफिया सरकारी अड्डे कहाँ हो सकती हैं? वह बोली, वाशिंगटन के आसपास के इलाकों में हो सकती हैं। बिल्कुल दुरुस्त, मैं भी यही सोच रहा हूँ। वह बोली, सिर्फ सोचने और अंदाजा करने से कुछ नहीं होगा। जोजो को तय खाने से रिहा किया गया तो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे तय खाने से निकाला गया। फ्लाइंग क्लब पहुंचने के बाद उसकी आंखों से पट्टी खोली गई। जोजो से मालूम करो वहां उसने कोई ऐसी चीज देखी जो उसे याद हो। मैंने फौरन ही जोजो को अपने पास बुलाया। उसे अपने पास बिठाकर पूछा, बेटी तुम कितनी ज़हीन हो? वो मुस्कुराकर बोली, बहुत ज़हीन हूँ, पारस से ज़्यादा अक्लमंद भी हूँ। अच्छा याद करो, जब तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुम एक फ्लाइंग क्लब में पहुंचाया गया था, वहां आंखों से पट्टी खोल दी गई थी। क्या तुमने वहां कोई ऐसी चीज देखी जो अभी तक याद हो? हाँ, बहुत सी चीजें देखी। वहां दूर दूर तक 3 हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे और एक हवाई जहाज था जिसमें मैं बैठ कर आई थी। बेटे, एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लबों में तो ऐसे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर होते ही हैं। किसी ऐसी चीज को याद करो जो तुम्हें अच्छी लगी हो, या जिसे देखकर तुम्हारी मम्मी या पारस याद आ गया हो, या जिसे देखकर तुम्हें बेख्तियार हंसी आ गई हो। मैं तो पारस के पास पहुंचने के लिए बेचैन थी, भला मुझे हंसी कैसे आ सकती थी? अच्छा चलो, कोई ऐसा आदमी देखा हो जिसकी शक्ल कुछ अजीब सी हो या उसमें कोई खास बात हो। पापा में इतने सारे लोगों को कैसे देख सकती थी? मुझे तो कार से उतारकर वो सीधे हवाई जहाज के अंदर ले गए थे। हवाई जहाज पर चढ़ते वक्त किसी को देखा था? वो सोचने लगी, फिर एकदम से खुश होकर चुटकी बजाते हुए बोली, देखा था। एक जहाज रनवे पर चलता हुआ रुक रहा था। एक शख्स दोनों हाथ में कुछ पकड़े हुए सिग्नल दे रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, तमाम एयरपोर्ट में तैयारे उतरते हैं और रनवे पर दौड़ते हुए आते हैं, फिर रुकते हैं। वहाँ एक शख्स सिग्नल देने वाला होता है। ये कोई याद रखने वाली बात है? ये कोई याद रखने वाली बात नहीं है। है पापा, बड़े मज़े की बात है। वो दोनों हाथ उठाकर सिग्नल दे रहा था। मैंने देखा उसका एक हाथ छोटा था और एक हाथ बड़ा। मैंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा, माशाल्लाह, हमारी बेटी कितनी ज़हीन है, कितनी बातें याद रख लेती है। अब ज़रा याद करके बताओ उसका कौन सा हाथ छोटा और कौन सा बड़ा था? वो सर खुजाते हुए सोचने लगी। थोड़ी देर के बाद बेबसी से बोली, पापा याद नहीं आ रहा। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ खेलो। वो चलती कूदती चली गई। मैं उसे जाते देखता रहा और सोचता रहा। कुदरत के खेल भी अजीब होती हैं। वो गुड़िया जैसी लगती थी, 15 बरस की हो गई थी। अच्छा कद निकाला था। आमना और शीबा ने उसे सेहतमंद बनाकर रखा था, लेकिन दिमागी तौर पर बच्ची थी। उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाने, समझाने और पढ़ाने की कोशिश की। वह समझती भी थी मगर कुछ दिनों में भूल जाती थी। ये शायद माँ बाप से महरूम होने का नतीजा था। वो आर्मर से बहुत प्यार करती थी, उसे बाप की तरह समझती थी। यह अजीब सी बात थी कि आर्मर के मुतल्लिक कोई भी बात हो वो कभी नहीं भूलती थी। उसे ऐसे याद रखती थी जैसे उसकी हर बात दिल और दिमाग में उतर जाती हो। आर्मर के बाद पारस उसकी ज़िंदगी में आया। उसकी वजह से 2 बार जख्मी हुआ।
एक बार जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहा। वो इस कदर मुतासिर हो गई थी कि उसके बारे में कोई बात होती तो फौरन याद आ जाती। इंसान मोहब्बत का भूखा होता है, मोहब्बत से हर बात याद रखता है और नफरत से सारी दुनिया को भुला देता है। मैंने आंखें बंद करके किंग फर्नांडो का तस्वुर किया, उसके लबो लहजों को याद किया, फिर उसे मुखातिब किया। उसने पूछा, यार तुम कहाँ गायब हो गए थे? जानते हो, मैं एक एक दिन गिनता हूँ और हर रोज सोचता हूँ तुम मेरे दिमाग में आकर मोहब्बत से पुकारोगे। पूरे 1 साल और 2 महीने गुजर चुके हैं, मैंने तुम्हारे जैसा बेमुरव्वत आज तक नहीं देखा और ना कभी देखोगे। बोलते जा रहे हो, ये नहीं पूछोगे कि क्यों याद किया है, कोई मतलब होगा। एक बार बुरी तरह फंसा कर चले गए। यहाँ की हुकूमत मेरे पीछे पड़ गई है, तरह तरह के सवालात किए जाती हैं। क्या वो असली फरहाद अली तैमूर था? उससे कब मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद फिर इंटेलिजेंस का कोई आदमी पहुंच जाता है और पूछता है, फरहाद के मुतालिक कोई ताज़ा तरीन इतला दे सकते हो? अब सवाल किया जाए तो कह देना, फरहाद फिर तुम्हारे पास आने लगा है। क्या तुम आ रहे हो? मेरे काम हो जाए तो ज़रूर आऊँगा। तुम 1000 काम बताओ, मैं जान पर खेल कर करूँगा। तुम अमेरिका के शुमाल से जनूब तक और मशरिक से मगरिब तक हर जगह हेलीकॉप्टर में परवाज करते हो। वहाँ के तमाम फ्लाइंग क्लबों में आते जाते हो। क्या तुमने किसी फ्लाइंग क्लब में ऐसे सिग्नल मैन को देखा है जिसका एक हाथ छोटा और एक हाथ बड़ा हो? तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कोई ऐसा शख्स है? हाँ है। किस फ्लाइंग क्लब में है? कैंसस सिटी में एक फ्लाइंग क्लब है जिसका नाम दी फ्लाइंग बर्ड्स है, वो वहाँ मुलाजिम है। मैंने खुश होकर कहा, मेरी जान, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, मैं कल तक तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। किस फ्लाइट से आ रहे हो? मेरे लिए किसी एयरपोर्ट पर आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे पास पहुंचूंगा या अपने पास बुलाऊंगा। इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी निगरानी कर रहे होंगे, हम एक साथ देख लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फरहाद, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे बंगले और कोठियाँ जहाँ खुद छुप जाऊँ या दूसरों को छुपा दूँ, तो इंटेलिजेंस वाले क़यामत तक नहीं पहुँच सकेंगे। तुम आओ तो सही। आ रहा हूँ, इंतज़ार करो। मैंने रसमंदी से पूछा, तुमने फ्रांसीसी अफसरान से रब्ता कायम किया था? हाँ, वो पूछ रहे थे किस नाम से पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार किए जाएं। मैंने उनसे रब्ता कायम करके पूछा, मैं कैंसस सिटी जाना चाहता हूँ, क्या मैं वहाँ किसी ऐसे शख्स के रूप में रह सकता हूँ जिसके वहाँ रिश्तेदार हों या वो ऐसी हैसियत रखता हो कि इंटेलिजेंस वाले ख्वामखा उसके पीछे न पड़ जाएं। आप आधे घंटे बाद रब्ता कायम करें, हम किसी ऐसे शख्स के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे हैं। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर असवंती से कहा, तुम इसराइली अफसरान को इतला दो, मैं पेरिस जाना चाहता हूँ। 2-4 घंटे के अंदर मेरी रवानगी का इंतजाम कर दिया जाएगा। मेरी बातें सुनकर वो उदास होगी। मैंने पूछा, ये क्या पागलपन है? क्या हमें कभी बिछड़ना नहीं है और बिछड़ने के बाद कभी मिलना नहीं है? उसने मेरे सीने पर सा रख दिया, फिर कहा, मैं अभी शिबा से बात करती हूँ, उसे यहाँ आने के लिए कहूँगी। आपके साथ पेरिस जाऊँगी, कम अज़ कम वहाँ तक साथ रहेगा। मैंने उसे प्यार से देखा, उसके बस में होता तो मुझे कहीं जाने ना देती, जहाँ जाता वहाँ साथ लगी रहती। बीवियों की यही खराबियाँ हैं, ज़रा कल से नहीं सोचती कि अपने आदमी से कभी कभी तवील फासला रखना चाहिए ताकि वो उसके मुतल्लिक सोचे, दूर रहकर उसकी तलब करे और खूंटे से बंधे हुए बैल की तरह फिर अपने बच्चे की माँ के पास चलाए। हमें मोरीना का सुराग नहीं मिल रहा था और यह परेशानी की बात थी। पता नहीं वो कमबख्त कहाँ गुम हो गई थी, किसके हाथ लग गई थी। मैं थोड़ी देर तक उसके मुतल्लिक सोचता रहा, उसे तसव्वुर में देखता रहा। फिर सोचा एक बार और कोशिश करना चाहिए, शायद उसके दिमाग में जगह मिल जाए। ये सोचकर मैंने परवाज़ की, फिर उसके दिमाग में पहुंच ही गया। हेलो मोरीना, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ पहचान रही हो? तुम फरहाद अली तैमूर हो? तुम कहाँ हो? मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं मालूम। तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारे जरिए मालूम कर लूँगा। मैं आंखें नहीं खोल सकती। क्यों नहीं खोल सकती? वो चुप रही। मैंने पूछा, तुम्हारे आसपास इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। मैं इंसानों की जीती जागती दुनिया में हूँ, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं सुन सकती। क्यों नहीं सुन सकती? क्या तुम पर किसी ने तनवीमी अमल किया है? हाँ। जब तुम किसी पर तनवीमी अमल करते हो तो अपने मामूल को ट्रांस में लेने के बाद उसे हुक्म देते हो, ऐ मेरे मामूल, तुम्हारी आंखें बंद रहेंगी, तुम दुनिया को नहीं देखोगे। मैंने कहा, हाँ, हम इसी तरह अमल करते हैं। फिर तुम अपने मामूल को हुक्म देते हो, दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुनोगे, सिर्फ अपने आमिल की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। हाँ, हम अपने मामूल के कान भी बंद कर देते हैं ताकि वो सिर्फ हमारी आवाज़ सुन सके। इसी तरह जिसने मुझ पर तनवीमी अमल किया उसने मुझे हुक्म दिया है, जैसे ही मैं पराई सोच की लहर अपने दिमाग में महसूस करूं, फ़ौरन आंखें बंद कर लूं। फिर मेरे कान खुद ब खुद बंद हो जाएंगे ताकि मेरे दिमाग में आने वाले को ना तो मेरे जरिए कुछ दिखाई दे और ना कुछ सुनाई दे। मैंने आज तक किसी पर ऐसा अमल नहीं किया था। दरअसल ये तरकीब कभी मेरे दिमाग में नहीं आई। अपनों को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए ऐसा अमल किया जाता है। दिमाग में पराई सोच की लहरें आते ही मामूल की आंखें फ़ौरन बंद हो जाती हैं और उसके कान दुनिया की तमाम आवाज़ों से बेनियाज हो जाती हैं। जिसने भी उस पर अमल किया था वो कोई बहुत ही घा कामिल होगा। क्या तुम्हें अगवा किया गया है? मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। क्या तुम अपनी मर्जी से इस तनवीमी अमल करने वाले के साथ जा रही हो? मैं उसे पसंद करती हूँ, उसका रंग गोरा है, मैं उसके साथ सर उठाकर चलती हूँ।
गुलाम बाकी के साथ चलते वक्त मेरा सर झुक जाया करता था। क्या तनवीमी अमल करने वाले ने इस बात की इजाज़त दी है कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब देती रहो? जो सवाल मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है उसके मुतल्लिक जवाब दूंगी, किसी दूसरे के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानती। पूछोगे तो बहरी और गूंगी बन जाऊंगी। क्या तनवीमी अमल करने वाले नए आशिक का नाम बता सकती हो? वह चुप रही। मैंने दूसरी बार पूछा। वो बदस्तूर खामोश रही। उसने पहले ही कह दिया था दूसरे के मुतल्लिक कोई भी सवाल होगा तो वो गूंगी और बहरी बन जाएगी, और वो बन गई थी। बहरहाल जो हुआ बुरा हुआ, वो हाथ से निकल चुकी थी। खुदा मालूम कहाँ पहुंचने वाली थी। मेजर ब्राइट उस मशीन को एक कबर में छुपाने के बाद मुतमईन नहीं हुआ था। उसने मजबूरी की हालत में ऐसा किया था। ये सोच रखा था जैसे उसे छुपाने की माकूल जगह मिलेगी वो वहां से निकाल लाएगा। इस बात का भी इत्मीनान था कि 1 बरस तक मकान के पीछे वाला कब्रिस्तान हमवार नहीं किया जाएगा। उसके पास रकम की कमी नहीं थी, जराए भी अच्छे खासे थे। वह अपने जराए बढ़ाता जा रहा था, अपने जानिसार मुहाफिजों की तादाद में भी इजाफा करता जा रहा था। जनरल डिकोरा की तरह उसका भी वही तरीक़ाकार था। नया रूप इख्तियार करने के बाद वह अपने किसी भी मातियत के सामने नहीं आता था। किसी को उसकी रिहाइश का इल्म नहीं था। 2 माह बाद उसके एक दस्ते रास्त ने इतला दी, एक खुफिया अड्डा हमारे हाथ लग सकता है, लेकिन उसका मालिक हमारा राजदार रहेगा। वो भी अपनी कुछ अहम चीज़ें वहाँ छुपाया करता था। मेजर ब्राइट ने पूछा, क्या वो बहुत शातिर है? क्या हम रफ्ता रफ्ता उसके अड्डे पर कब्जा नहीं जमा सकते? उसके पास भी कुछ काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी खतरनाक है, मगर हमारे आदमी भी कुछ कम नहीं है। मुनासिब मौका देखकर उसी खुफिया अड्डे में उन्हें दफन कर दिया जाएगा। उसने कहा, अच्छी बात है, मेरे एक खास मातियत मिस्टर मीकी तुम्हारे साथ जाएगा और उस खुफिया अड्डे के मालिक से मामला तय करेगा। दूसरे दिन मेजर ब्राइट ने अपने चेहरे पर आर्जी मेकअप किया, किराए पर एक कार हासिल की, फिर मिस्टर मीकी बनकर अपने दस्ते रास्ते से मिला। उसके साथ एक बंगले के सामने पहुंचा, गाड़ी रोकी, फिर दोनों अंदर गए। वहां किसी उधेड़ उम्र के तजुर्बाकार शख्स से मिलने की तवक्को थी, लेकिन एक सोफे पर निहायत हसीन औरत बैठी हुई थी। उसने एक सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर धुआं छोड़ते हुए बोली, आओ यहाँ बैठो। मेजर उसके सामने बैठ गया। वो बोली, मैं तुम्हारा नाम और पता पूछकर कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर सकूंगी, क्योंकि नाम और पते जाली होती हैं। धोखा देने वाले हर हाल में धोखा दे जाते हैं। तुम खुद ही बताओ, तुम पर किस हद तक भरोसा किया जाए? मेजर ब्राइट ने कहा, यह सवाल मुझे करना चाहिए। तुम किस हद तक भरोसा कर सकती हो और कैसे? इस सवाल का जवाब हमारा बॉस देगा। तुम में से कोई एक आदमी उससे मिल सकता है। मेजर ब्राइट ने कहा, मैं उससे मुलाकात करूंगा। क्या तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है? मैंने किराए पर हासिल की है। बहुत चालाक हो। हमारे धंधों में चालाकी लाजमी है। तुम यहाँ से अपनी कार में बैठकर जाओगे। तुम्हारे सामने सेंटर टेबल पर एक छोटा सा ट्रांसमीटर रखा हुआ है। मैं यहाँ से ट्रांसमीटर के जरिए गाइड करूंगी। तुम उन्हीं रास्तों पर चलते हुए उस खुफिया अड्डे तक पहुंचोगे। मेजर ब्राइट ने मेज पर रखे हुए छोटे से ट्रांसमीटर को उठा लिया। वह बोली, क्या तुम कभी जेल गए हो? मैंने ऐसा मौका आने ही नहीं दिया। क्या पुलिस वालों को तुम पर शुबा होता है? शायद होता हो, मैं यकीन से नहीं कह सकता। सोसाइटी में तुम्हारा क्या मुकाम है? मैं खुद को गुमनाम रखता हूँ। क्या बुरे वक्त पर अपने बचाव के लिए मुस्तहकम ज़राए भी इस्तेमाल कर सकते हो? मेरा ख्याल है हर सिपाही को तलवार उठाने से पहले ज़रा बख्तर पहन लेना चाहिए। बाय द वे, तुमने मेरे बॉस के मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मेरे मुतल्लिक सवाल कर रही हो। तुम मेरे बॉस से मिलने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे मुतल्लिक जानना ज़रूरी समझती हूँ। तुम जा सकते हो। वो अपने किराए की कार में आकर बैठ गया। चूंकि उसे तनहा जाने के लिए कहा गया था, इसलिए दस्ते रास्ते चला गया था। वो कार ड्राइव करता हुआ मेन रोड पर आ गया। फिर उसने ट्रांसमीटर के जरिए पूछा, मुझे किधर जाना है? ईस्ट एंड पुलिस चौकी की तरफ जाओ। उसने कार की रफ्तार बढ़ाते हुए पूछा, इसका मतलब है मुझे मिजूरी की सरहद पार करना है? हाँ, वहां से आगे 10 मील तक जाना होगा। क्या तुम्हारी कार में कोई गैर कानूनी चीज़ है? ऐसी कोई बात नहीं। अगर होती तो तुम पुलिस चौकी वाले से कैसे निपट सकते थे? मैं चोरी का माल ले जाने से पहले सोचता हूँ, यूं रास्ते में सोचता हुआ नहीं जाता। तुम्हें रास्ते में भी सोचना चाहिए। हमारे धंधे में किसी वक्त भी शामत आ सकती है। बाय द वे, कोई गड़बड़ हुई तो मेरा हवाला दे देना, मुझे मादाम करीना कहती हैं। वह पुलिस चौकी तक पहुंच गया। अमेरिका में एक रियासत से दूसरी रियासत तक जाने के लिए पुलिस चौकियों से गुजरना पड़ता है। वहां तलाशी ली जाती है। मेजर ब्राइट के पास किराए की कार थी। उसमें कोई ऐसा सामान नहीं था जो काबिल गिरफ्त होता। उसने बड़े इत्मीनान से डिग्गी की चाबी दे दी। जब तलाशी लेने वालों ने उसे खोला तो वहां कोकेन से भरे हुए प्लास्टिक के थैले रखे हुए थे। वो इत्मीनान से स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर ने आकर कहा, मिस्टर, बाहर निकलो। तुम्हारे जैसा दीदा दिले स्मगलर पहली बार देखा है। दिन दिहाड़े कोकीन स्मगल कर रहे हो और इत्मीनान से तलाशी लेने के लिए चाबी भी दे देते हो। वो एकदम से घबराकर बाहर आया। तेजी से चलता हुआ डिग्गी के पास पहुंचा तो कोकेन से भरे हुए थैले देखकर होश उड़ गई। उसने परेशान होकर कहा, मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये किसी ने मुझे फांसने के लिए ऐसा किया है। दूसरे ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, मुजरिम गिरफ्तार होने के बाद ऐसी बातें करती हैं। उसने अपने पास खड़े हुए इंस्पेक्टर को एक तरफ ले जाकर कहा, देखो, अव्वल तो मैं नहीं जानता ये सामान मेरी डिग्गी में कैसे आया। वैसे मैं मादाम करीना का आदमी हूँ। इंस्पेक्टर ने उसे चौंक कर देखा, फिर आहिस्ता से बोला, मादाम का यहाँ नाम ना लो।
उन्होंने तुम्हें भेजकर बड़ी भूल की है। उन्हें चाहिए था पहले मुझसे राब्ता कायम कर लेती। अब कुछ नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? वो जो ऑफिसर डिग्गी के पास खड़ा हुआ है बिल्कुल नया है, मादाम करीना को जानता नहीं और किसी से रिश्वत कबूल नहीं करता है। मुझे किसी तरह बचाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। किस तरह बचा सकता हूँ? तुमने बड़ी हमाकत की चाबी निकालकर तलाशी लेने के लिए दे दी। अगर वो चाबी तुम्हारे हाथ में होती तो फौरन उसे स्टार्ट करते और कार लेकर फरार हो जाते। मैं ताकुब करने तुम्हारे पीछे आता और तुम्हें फरार होने का मौका देता। लेकिन अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता था। उसे हवालात में पहुंचा दिया गया। पुलिस स्टेशन में तरह तरह के सवालात किए गए। पता चला किराए की कार है, उसकी जेबों की तलाशी ली गई। तलाशी लेने वाला बहुत ही तजुर्बाकार बूढ़ा था। उसने चौंक कर उसे देखा, फिर पीछे हटकर गौर से देखा। इसके बाद मेज के पास गया, अपनी दराज खोलकर एक मुहद्दब शीशा निकाला। करीब आकर उसके चेहरे का मुआयना करने लगा। मेजर ब्राइट मुश्किल में पड़ गया था। समझ गया मेकअप का भांडा जरूर फूटेगा, और भांडा फूट गया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके चेहरे पर मेकअप है, साफ करो। हुक्म की तामील की गई, चेहरा साफ हो गया। इन हालात में वो किसी मादाम करीना पर इल्जाम आयद नहीं कर सकता था, खुद को मासूम जाहिर नहीं कर सकता था। कोई मासूम और गैर मुतल्लिक शख्स इस तरह मेकअप करके पुलिस वालों को धोखा नहीं देता। उससे पूछा गया वो कौन है, कहाँ रहता है और किसके लिए काम करता है। उसने जवाब दिया, मेरा कोई ठिकाना नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं, मैं छोटे मोटे धंधे करता हूँ। कभी किसी बड़े सिंडिकेट में मामूली आलाकार के तौर पर काम मिल जाता है। मुझे एक औरत ने अपने पास बुलाया था और कहा था, किराए की गाड़ी लेकर आओ, तुम्हारे लिए अच्छी ऑफर है। मैं वहां गया तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत से मुलाकात हुई। उसने अपना नाम मादाम करीना बताया और एक शख्स के पास जाने के लिए कहा। मैंने उसका पता पूछा तो बताने से इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरे पास ट्रांसमीटर रहेगा, उसके जरिए मुझे गाइड किया जाएगा और मैं उस शख्स तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन पुलिस चौकी से आगे न बढ़ सका। पता चला जब मैं मादाम करीना से बातें कर रहा था तो उसके आदमियों ने मेरी कार की डिग्गी में कोकेन लाकर रख दी थी। बहुत से छोटे बड़े जुराइम के सिलसिले में मादाम करीना का नाम आता रहता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था, इसलिए पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल सकती थी। मेजर ब्राइट उसकी जगह पकड़ा गया था। उसे 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। जब से वो मशीन उसके हाथ लगी थी, वह भांत भांत के मुजरिमों को खरीद रहा था। उन्हें अच्छा खासा मुआवजा देकर एक सिंडिकेट बनाना चाहता था। वह फौज में रह चुका था, जानता था किस तरह एक फौज तरतीब दी जाती है और उसे किस तरह अपनी कमांड में रखा जाता है। इस मंसूबे के इब्तदाई मरहले में उसके पास 50 जानिसार थे, जिन्हें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाता रहा था, मगर उसे आजमाने का वक्त 2 महीने तक ही मिला था कि अचानक कानून की गिरफ्त में आ गया। उसे जरा भी शुबा होता तो मादाम करीना के फ्रेम में ना आता। दरअसल इसी को तजुर्बा कहते हैं। जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता उसे वक्त पर संभलना भी नहीं आता। उसे यह ठोकर महंगी पड़ी थी। 6 माह बाद जब वो जेल से निकला तो पहला नुकसान यह हुआ कि उसका मौजूदा प्लास्टिक सर्जरी वाला चेहरा सबकी नजरों में आ गया था। अखबारात में भी छाया हो चुका था, लिहाजा वो सिंडिकेट के लोगों से भी छुप कर नहीं रह सकता था। बेशक वो उसे बॉस की हैसियत से ना पहचानते, लेकिन एक सजा याफ्ता मुजरिम की हैसियत से जरूर पहचान लेते। वो इस चेहरे के साथ मौजूद लोगों की सोसाइटी में भी नहीं जा सकता था। रिहाई पाने के बाद सबसे पहले मादाम करीना का एक आदमी उसके पास आया, फिर बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मादाम को उसका अफसोस है। वो इसकी तलाफी करना चाहती हैं, तुम्हारे हर तरह काम आना चाहती हैं। वो 6 माह तक जेल के अंदर मादाम करीना को याद करता रहा था और गुस्से से पेचोताब खाता रहा था। साथ ही कस्में भी खाता रहा था कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा या इस तरह बेनकाब करेगा कि मौजूद सोसाइटी के लोग फिर कभी उसे मादाम नहीं कहेंगे, या वो सारी जिंदगी जेल में गुजार देगी या उसके कदमों में रहेगी। उसने इनकार नहीं किया। उससे शख्स के साथ एक बहुत बड़ी कोठी में पहुंचा। मेन गेट पर ही नेम प्लेट पर मादाम करीना का नाम लिखा हुआ था। कोठी के अंदर कितने ही मर्द और खूबसूरत औरतें मुलाजिम के तौर पर इधर उधर आते जाते और काम करते हुए दिखाई दिए। वहां के रख रखाव से पता चल रहा था वो ऊंची सोसाइटी में किस कदर मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद समझी जाती होगी। जब वो अंदर आया तो उसे 2 औरतों ने 2 तरफ से थाम लिया, फिर मुस्कुराते हुए एक तरफ ले जाने लगी। उसने पूछा, मादाम कहाँ है? एक हंसते हुए बोली, ऐसी भी क्या बेसब्री है। दूसरी औरत ने हंसते हुए उसे एक आईने के सामने खड़ा कर दिया, फिर कहा, पहले अपना हुलिया देखो, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े ऐसे हैं कि मादाम के मुलाजिम ही नहीं पहनते होंगे, लिहाजा पहले गुस्ल करो, लिबास तब्दील करो, ताज़ा दम हो जाओ, इसके बाद मादाम से मुलाकात हो जाएगी। वो दोनों से एक बेडरूम में ले आईं। एक ने बड़ी सी अलमारी खोलते हुए कहा, इसमें हर साइज के लिबास मौजूद हैं, जूते भी हर साइज के हैं, बाथरूम में नहाने का सामान मौजूद है, शेव भी कर सकते हो, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल बेल का बटन दबा देना, हम में से कोई भी हाजिर होकर तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर सकती है। वह दोनों हंसती खिलखिलाती हुई दरवाजे तक गईं। फिर एक ने पलट कर कहा, और हाँ, वह सामने दीवार पर देखो कितना बड़ा स्क्रीन है। अगर तुम अपने बिस्तर की दाएं तरफ वाली मेज़ का सब्ज बटन दबाओगे तो उसमें मादाम नजर आएंगी, सुर्ख बटन दबाओगे तो स्क्रीन बुझ जाएगी। वो पता नहीं क्यों ज़रा ज़रा सी बात पर हंसती थी, जैसे वो कार्टून नजर आ रहा हो। वो इसी तरह हंसती खिलखिलाती चली गई। उसने बिस्तर के सिरे पर बैठकर सब्ज बटन को दबाया, स्क्रीन रोशन हो गया।
इसके साथ ही मादाम करीना दिखाई दी। वह मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर मिकी, मुझे देखने के लिए इतने बेताब हो? मेजर ब्राइट ने पूछा, क्या मेरी आवाज़ भी तुम्हारे पास पहुंच रही है? बेशक हम दूर हैं, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तुमने अपना हुलिया नहीं बदला और स्क्रीन पर मुझे देखने लगे। पहले मैं बात करना चाहता हूँ, ये बुरी बात है। इंसान को नफासत पसंद होना चाहिए, साफ सुथरा रहने की आदत डालो। पहले हुलिया बदलो, देखो मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। वह मुख्तलिफ जावियों से खुद को दिखाने लगी। उसके पस मंजर में एक बड़ा सा बेडरूम था, बहुत ही खूबसूरत शाहाना तर्ज का पलंग था। आरामुआ साइज की हर चीज़ मौजूद थी। शराब की बोतलें भी दिखाई दे रही थी और वो बोतल की तरह खुलती जा रही थी और कह रही थी, तुम आज से 6 माह पहले मेरे बॉस से मिलने आए थे। मैंने तुम्हें वहां तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मुकद्दर खराब था। बहरहाल आज तुम मिल सकते हो। फिर उसने एक तरफ देखते हुए कहा, माय डियर डॉन, आ जाओ, बेचारा तुम्हें देखना चाहता है। उसने स्क्रीन पर आते ही मादाम करीना को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी जात में दिलचस्पी लेने लगा, यानी जानबूझकर मेजर ब्राइट को नजरअंदाज करने लगा। मेजर उसे बड़ी तवज्जो से देख रहा था। वो देखने की चीज था। जिस्मानी एतबार से बॉडी बिल्डर दिखाई दे रहा था। उसके बाजुओं की मछलियां ऐसी उभरती हुई और भरी भरी थी जैसे हरकुलिस की तस्वीर में दिखाई देती हैं। इसी तरह बहुत सख्त चट्टानी सीना था। ऐसा खूबसूरत जिस्म बहुत कम देखने में आता है। इस पर वो कद्दे-आवर था। कुदरत ने उसके साथ बड़ी फ्याजी से काम लिया था। चेहरा इतना पुरकशिश था कि औरतों से एक बार देखने के बाद कभी भुलाती नहीं होंगी। उसके वजूद में आंखें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र थीं। औरतों के लिए हिरनी की आंखों की मिसाल दी जाती है, लेकिन उसकी आंखें हिरन जैसी थीं। देखने में मासूम थी, लेकिन जब उसने मुस्कुराते हुए मेजर ब्राइट की तरफ देखा तो वो चीते की तरह तेज और दिल में उतर जाने वाली महसूस हुई। वह मासूम आंखें मुस्कुरा रही थी मगर खूंखार लग रही थी। उसने थोड़ी देर तक मादाम करीना में दिलचस्पी ली, फिर उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दिया। पलटकर बोला, हेलो मिस्टर गुमनाम, मैं बहुत जल्द तुम्हारा नाम और तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मालूम कर लूंगा। इतनी देर में उसकी आवाज़ सुनाई दी, और आवाज़ क्या थी, धीमी धीमी सी घन गरज थी, सीधी दिल में आकर बजती थी। अच्छी भी लगती थी और खतरा भी महसूस होता था। ऐसी गैर मामूली आवाज़ और गैर मामूली आंखों का हामिल बेशक तन्वीमी अमल का माहिर होता है। वह स्क्रीन पर नजर आने वाली पंजों के बाल उछल रहा था। फिर उछलते उछलते उसने यकबारगी ख्वाबगाह की महदूद फिजा में छलांग लगाई, फर्श और छत के दरमियान कालाबाजी खाई, सीधा मादाम करीना के पास बिस्तर पर चारों शाने चित हो गया। करीना के अलग से चीख निकली। यह खुशी की चीख थी। इसके बाद वो हंसने लगी। मेजर ब्राइट ने गुस्से से देखा, फिर सुरख बटन को दबा दिया। स्क्रीन बुझ गया। वो दोनों बेहया कम से कम निगाहों के सामने से हट गई। उसने आईने के सामने आकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। कई दिनों का बीमार लग रहा था। हुलिया बदलना जरूरी था। वो बाथरूम में चला गया। वह शेव करने और गुसल करने के बाद ताज़ादम हो गया। कमरे में आकर अलमारी खोली, अपने साइज का लिबास निकाला, फिर पहनने लगा। वो दोनों औरतें ट्रॉली में खाने पीने का सामान लेकर आ गईं। पहले उसने सोचा था हुलिया बदल कर कपड़े पहनकर यहां से निकल जाएगा। खाना देखकर भूख एहसास हुआ। जब खाने बैठा तो दिमाग काम करने लगा। ये बात समझ में आई कि जो शख्स स्क्रीन पर नजर आया था वही असल बॉस है। उसे किसी तरह काबू में करके अपना ताबेदार बनाया जाए, और ना बना सके तो दोस्त बनाया जाए। वो शख्स बहुत काम आ सकता था। वह इस सिलसिले में बहुत सोच समझकर प्लानिंग करना चाहता था। खाने के बाद उसे कमजोरी का एहसास हुआ। थकन महसूस हो रही थी। जी चाहता था खाते ही लेट जाए, लेकिन खाने से पहले वो आहिस्ता आहिस्ता लेट गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, दिमाग बेदार था। वो सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन जहां लेट गया था वहां से उठने को जी नहीं चाहता था। वह सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, उठना क्यों नहीं चाहता? कम से कम हाथ पांव तो हिला सकता हूं। उसने अपने हाथों की उंगलियों को मोड़ना चाहा, मुट्ठी बांधने की कोशिश की, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वो साकित पड़ा रहा। जिस्म एक जरा हरकत करने के काबिल नहीं रहा था। दिमाग में अजीब सी सनसनाहट थी, लेकिन वो सोचने समझने के काबिल था। आंखों के सामने हर चीज साफ दिखाई दे रही थी, कानों से भी सुनाई दे रही थी। इतनी सी बात समझ में आ गई थी कि खाने पीने की चीज में जरूर कुछ मिलाया गया था, जिसके नतीजे में उसकी यह हालत हो रही थी। वो थोड़ी देर तक इसी तरह लेटा रहा। फिर दो शख्स एक स्ट्रेचर लेकर आए। एक ने करीब आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर दोनों ने उसे उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। अब उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था कि स्ट्रेचर उठा लिया गया है, उसे कहीं ले जाया जा रहा है। वह अंदर ही अंदर तड़प रहा था। किसी तरह हाथ को आंखों तक ले जाकर पट्टी हटाना चाहता था, लेकिन हाथ तो क्या, वह उंगली भी नहीं हिला सकता था। अब वो पछता रहा था। सोच रहा था जेल से रिहा होते ही उसे कब्रिस्तान की तरफ जाना चाहिए था। पहले अपनी मशीन को देखना चाहिए था। अगरचे यकीन था कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, फिर भी इत्मीनान के लिए वहां एक नजर डालकर चला आता। फिर आइंदा भी इत्मीनान रहता, लेकिन पता नहीं वो कहां फंस रहा था और कब वहां से निजात मिलने वाली थी। स्ट्रेचर को कहीं रख दिया गया। फिर दोनों ने उसे उठाकर एक बिस्तर पर डाल दिया, आंखों से पट्टी हटा दी। इसके बाद स्ट्रेचर उठाकर चले गई। वो दीदे घुमाकर इधर उधर देख रहा था। कमरा खाली था, सिर्फ वही एक छोटा सा बिस्तर था जहां उसे लिटाया गया। कमरे की दीवारें सफेद थीं, दरवाजे और खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे भी सफेद थे।
वहां कोई दूसरा रंग नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, फिर वही शख्स नजर आया जिसे वो स्क्रीन पर देख चुका था। उसने स्याह लिबास पहना हुआ था, सर पर स्याह रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। मेजर ब्राइट उसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन गहरी खामोशी इतनी देर तक रही कि वो बेचैन हो गया। सोचने लगा, आखिर वो आने वाला खामोश क्यों है, उसे देखना चाहिए। उसने देखने के लिए दीदे घुमाए और जब उसे देखा तो जैसे निगाहें आने वाले की आंखों में धंस गईं, वहां से निकल ना सकी। वो दीदे घुमाकर दूसरी तरफ देखना चाहता था, मगर दीदे भी साकित हो गए थे। आने वाले की बड़ी बड़ी आंखें उसके हवास पर छा रही थीं। वो कुछ बोल नहीं रहा था, मगर यूं लगता था जैसे आंखें बोल रही हूं और उसके पूरे वजूद को अपनी नादीदा मुट्ठी में जकड़ रही हूं। चंद सेकंड के बाद ही महसूस हुआ जैसे गनूदगी तारी हो रही है। आंखें बंद होना चाहती हैं। उसी वक्त उसकी भारी भरकम हाकिमाना आवाज सुनाई दी, तुम अपनी आंखें खुली रखोगे। उसका हुक्म दिमाग में पत्थर की तरह लगा। उसकी बंद होती हुई आंखें एकदम से खुल गईं। जो गनूदगी गालिब आ रही थी वो खत्म हो गई। वो बेख्तियार बेबसी से उसकी आंखों में देखता जा रहा था। अब उस पर सहर तारी हो रहा था। कमरे की महदूद फिजा में उसे उस आमिल के सिवा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। यूं कहना चाहिए आमिल भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं। फिर उन आंखों ने कहा, बोलो, मैं हुक्म देता हूं, बोलो, अपने बारे में बोलो और जो सच है सिर्फ वही बोलो। मेजर ब्राइट के होंठ लरजने लगे, फिर जुबान खुल गई। वह बेख्तियार बोलने लगा, अगरचे वह समझ रहा था कि बोलना नहीं चाहिए, अपने बारे में कोई बात नहीं बताना चाहिए, अपना असल नाम तक नहीं बताना चाहिए, अपना काम तक नहीं बताना चाहिए, खुसूसन उस मशीन के मुतल्लिक नहीं बताना चाहिए। लेकिन वह अपने इख्तियार में नहीं था, बोलता जा रहा था। पता नहीं वो 1 मिनट तक बोलता रहा या 1 घंटे तक बोलता रहा या सुबह से शाम तक बोलता रहा, उसे कुछ होश नहीं था। अचानक वही धीमी धीमी सी घन गरज वाली आवाज सुनाई दी, बस खामोश हो जाओ। वो यकबारगी चुप हो गया, जुबान साकित हो गई, होंठ बंद हो गए। उस आवाज ने हुक्म दिया, आंखें बंद कर लो, सुबह तक आराम से सोते रहो। उसकी आंखें बंद होने लगी। वह नींद में डूब गया। वह सुबह तक इतनी गहरी नींद में रहा कि ऐसे में कोई कत्ल कर देता तो उसे पता न चलता। जब आंख खुली तो उसने खुद को उसी बेडरूम में पाया जहां खाने के बाद बेहद कमजोर हो गया था। आंख खुलने के बाद वो चंद सेकंड तक चुपचाप पड़ा रहा, सोचता रहा वो कहाँ आया था और उस पर क्या गुजरती रही थी। फिर उसे याद आया कि उसके हाथ पांव बेकार हो गए थे, पूरा जिस्म जैसे फालिज जदा था, हरकत नहीं कर सकता था। ये सोचते उसने सबसे पहले हाथ हिलाने की कोशिश की तो उसका हाथ उठ गया। वो दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच कर देखने लगा। उसने फिर पांव हिलाए, अब वो हरकत कर सकता था। उसने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद की। वो तो समझ बैठा था जैसे आधा मर चुका है, सिर्फ सोचने समझने की हद तक जिंदा रह गया है, मगर अब वो एक मुकम्मल जिंदा इंसान था। बेडरूम का दरवाजा खुला, 2 औरतें हंसती खिलखिलाती हुई अंदर आईं। उनके हाथ में दूध और फलों की ट्रे थी। उन्होंने सामने रखते हुए कहा, फल खाओ और दूध पियो, पहले जैसी तमन्नाई महसूस होगी। 1 घंटे बाद स्क्रीन पर बॉस से मुलाकात हो सकती है। वो चली गई। उसने एक सेब खाया, 1 गिलास दूध पिया, फिर बाथरूम में चला गया। अब उसे याद आ रहा था कि उसके साथ क्या होता रहा और जो कुछ होता रहा उस पर पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। उसने अपनी पूरी हिस्ट्री उस हामिल को सुना दी थी। जिन दिनों वो सुपर मास्टर, जनरल डिकोरा और कर्नल जिम के साथ ट्रांसफॉर्मर मशीन को इस्तेमाल कर रहा था, तो सबसे पहले बहराम गंगोली के तनवीमी अमल की सलाहियतें उन्होंने अपने अपने दिमाग में मुंतकिल कराई थी और बहराम गंगोली ने उन्हें अमली तौर पर बताया था कि किस तरह किसी पर तनवीमी अमल किया जाता है। लेकिन पिछली रात उस पर जो अमल किया गया वो उसके लिए नई बात थी। इस आमिल ने जुबान से कोई सवाल नहीं किया था, बस हुक्म दिया था कि बोलो, अपने बारे में सच सच बोलो, और वो बोलता चला गया। कोई उसे मजबूर नहीं कर रहा था, कोई उसे चाबुक नहीं मार रहा था, कोई उसका गला नहीं दबा रहा था। इसके बावजूद वह खुद ब खुद बोलता जा रहा था। बस वो खौफनाक आंखें थी जो उसके हवास पर छाई हुई थी। यूं लग रहा था जैसे वो नहीं बोलेगा तो वो आंखें उसके लिए मौत बन जाएंगी। वो गुस्ल कर रहा था और ठंडे दिमाग से सोच रहा था कि इस आमिल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया है। अब उसकी आंखों का सैर बाकी नहीं है, मगर वो आंखें दिमाग से चिपकी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं छुप कर देख रहा है। कुछ भी हो, वो उसके हवास पर बुरी तरह छा गया था। उसने कमरे में आकर लिबास तब्दील किया। 1 घंटा गुजर चुका था। उसने पलंग पर बैठकर सब्ज रंग के बटन को दबाया। सामने दीवार पर बड़ा सा स्क्रीन रोशन हो गया। वही बेडरूम का मंजर था। मादाम करीना मुस्कुराते हुए बोल रही थी, हेलो मिस्टर ब्राइट, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। जिस ट्रांसफॉर्मर मशीन के लिए सारी दुनिया दीवानी है उसे तुमने छुपा रखा था। हाँ, मैं समझ रहा हूं कि अब मेरा कोई राज तुम लोगों से छुपा हुआ नहीं है, लिहाजा पहली फुर्सत में उसे कब्र से निकाल लेना चाहिए। मेजर ब्राइट, तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि वो मशीन को ही निकाल ले गया है। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। यह झूठ है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे फ्रॉड किया जा रहा है। तनवीमी अमल के जरिए मेरे दिमाग से मालूमात हासिल की गई, फिर मुझे सुला दिया गया। मैं नादान बच्चा नहीं हूं। तुम लोगों ने कल रात ही उस मशीन को वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह छुपा दिया है। मादाम करीना ने चंद कागजात उठाए। वो कागजात पूरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। इसकी तहरीर साफ पढ़ी जा सकती थी। मादाम की आवाज सुनाई दे रही थी, देखो और गौर से पढ़ो।
ये मशीन को ऑपरेट करने का तरीका है। तुमने तनवीमी अमल के दौरान सारे तरीके बताए और हमने इसे नोट कर लिया। तुम्हारे कहने के मुताबिक वो मशीन हमारे पास होती तो फिर तुम्हें जिंदा रखने की क्या ज़रूरत थी? मशीन भी हमारे पास थी, तरीका भी हमें आ गया था। वो चुप रहा। मादाम करीना स्क्रीन पर नजर आ रही थी। वो आयरन सेफ खोलकर उस कागज़ को देख रही थी, फिर उसे लॉक कर रही थी। वो पलट कर बोली, मेजर ब्राइट, तुम्हें जिंदा रखने की चंद वजूहात हैं, उन्हें सुन लो और हमेशा याद रखो। पहली बात यह कि हमें इस मशीन को तलाश करना है, मालूम करना है कि इसे कौन वहां से ले गया है। दूसरी बात यह कि तुम बहुत आला दर्जे के मैकेनिकल इंजीनियर हो, किसी भी मशीन की रग रग को समझ लेते हो। हमें तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत है। तीसरी और अहम बात यह है कि तुम मफरूर हो, इस हुकूमत के अहम राजों से वाकिफ हो। कानून के मुहाफिजों को तुम्हारी तलाश है। तुमने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा रखी है। कोई तुम्हें नहीं जानता, सिर्फ मैं जानती हूँ और हमारा बॉस आयरन हार्डी जानते हैं। आइंदा तुम उस वक्त तक जिंदा रहोगे और महफूज भी रहोगे जब तक हमारे वफादार गुलाम रहोगे। अगर तुमने हमारे किसी हुक्म की तामील करने से इनकार किया तो हम कुछ नहीं करेंगे। मैं मादाम करीना एक मुअज़्ज़ज़ शायरी हूँ, हुब्बुल वतन हूँ। मैं तुम्हें अपने वतन के रखवालों के हवाले कर दूंगी। एक तरह मैं ऊंची सोसाइटी में और हुकूमत की नज़रों में और ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो जाऊंगी। वो गुमसुम होकर उसकी बातें सुन रहा था, बुरी तरह फंस गया था। इन लोगों से अदावत रखना सरासर हमाकत होती। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक अलहदा सिंडिकेट का बिग बॉस था और ये उसे अपना गुलाम बना रहे थे। कहाँ आसमान पर पहुंचना था और कहाँ ज़मीन की पस्तियों में फेंका जा रहा था। मादाम करीना की बातों से जाहिर हो रहा था वो फ्रॉड नहीं कर रही हैं। मशीन सचमुच कोई उठा ले गया, मगर कौन ले जा सकता है? उसने पूछा, क्या वो कब्र खुली हुई थी? सिर्फ वही नहीं, आसपास की कितनी कब्रें खोदी गई थी और इसी तरह छोड़ दी गई थी। तुमने तनवीमी अमल के दौरान कहा था एक कब्र ऐसी है जिसकी बगली दीवार को खोदकर तुमने मशीन छुपाई थी। बॉस ने उस कब्र को खास तौर पर देखा। उसकी बगली दीवार खुदी हुई थी लेकिन मशीन नहीं थी। उस कब्र की हालत बता रही थी कि उसे 1 या 2 दिन के अंदर ही खोदा गया है। वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बैठ गया, दोनों हाथों से सर को थाम कर सोचने लगा, कौन ऐसा कर सकता है? सुपर मास्टर, कर्नल जिम या जनरल डिकोरा? मादाम करीना ने कहा, तुम्हारे तनवीमी बयान के मुताबिक इन तीनों साथियों में से किसी ने मशीन पर हाथ साफ किया है। हमने तुम्हारी जुबान से तीनों का नाम और पता ठिकाना मालूम कर लिया था। कल तमाम रात हम और हमारे आदमी मसरूफ रहे। पता चला उन तीनों को ओहदों से बरतरफ कर दिया गया है। वो कहाँ गए ये किसी को मालूम ना हो सका। अलबत्ता 6 माह कबल अखबारात में जनरल डिकोरा की तस्वीरें शाये हुई थी। उसे मफरूर करार दिया गया था। उसे तलाश करने, उसका पता ठिकाना बताने वालों को इनाम देने का भी लालच दिया गया था। क्या तुम बता सकते हो वो कानून की नज़रों में मफरूर क्यों है? उसने क्या जुर्म किया है? क्या तुम लोगों ने उस तहखाने में ट्रांसफार्मर मशीन के साथ जो सलूक किया और एक नई मशीन तैयार की, इसका इल्म हुकूमत को हो चुका है? शायद यही बात है। मेरे चले आने के बाद जो दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर मेरी जगह आया होगा उसने भांडा फोड़ दिया होगा कि वो मशीन बेकार है। शायद इस तरह वो सब कानून की जद में आ गए होंगे और जनरल डिकोरा गिरफ्तार होने से पहले ही फरार हो गया होगा। मादाम करीना ने कहा, इसका मतलब यह है कि सुपर मास्टर और कर्नल जिम कैद खाने में हैं या उन्हें ऐसी सजा दी गई है जिसका इल्म अवाम को नहीं हो सकता। जनरल डिकोरा जिंदा है, आज़ाद है और कहीं छुपा हुआ है। हम फर्ज कर लेते हैं वो भी तुम्हारी तरह एक सिंडिकेट बनाना चाहता था। उसके पास अच्छे खासे मुजरिमों की एक फौज होगी। उसने किसी तरह इस बात का पता चला लिया होगा कि वह मशीन कहाँ छुपा कर रखी गई है, फिर उसने वहां से दूसरी जगह उसे मुंतकिल कर दिया होगा। तुम ये बात फर्ज करने के लिए कह रही हो, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। तुम्हारे बयान के मुताबिक वहां एक नहीं कई कब्रें खोदी गई थीं। किसी को क्या जरूरत है कि इतनी सारी कब्रें खोदता फिर ऐसी मशीन ले जाए जो किसी की समझ में नहीं आती, जिसे कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। सिर्फ जनरल डिकोरा ही उसे समझता है और ऑपरेट कर सकते हैं। मेजर ब्राइट, तुम फरहाद अली तैमूर को भूल रहे हो। तुमने तनवीमी अमल के दौरान बता दिया है कि इस मशीन को समझने और ऑपरेट करने वाली 3 हस्तियां हैं, फरहाद अली तैमूर, आर्मर और मोरीना। वो बेबसी से बोला, मेरी समझ में नहीं आता। फरहाद, आर्मर और मोरीना को हमारे बारे में कैसे इल्म हो सकता है? हमें कैसे इल्म हो गया, क्या तुम कभी सोच सकते हो? वो कोई जवाब ना दे सका। मादाम करीना ने कहा, अब यहां से उठो और जनरल डिकोरा को तलाश करो। इस सिलसिले में जितने आदमियों की जरूरत है तुम्हें मिल जाएंगे। जिस अंदाज में तुम एक सिंडिकेट बना रहे थे उससे जाहिर होता है काफी मालदार हो। तुम्हारे पास रहने और घूमने फिरने के सिलसिले में गाड़ियों की कमी नहीं है। अगर कमी हो तो हमें बता देना, लेकिन हमसे राब्ता रखना। हमसे छुपकर रहने की हमाकत करोगे तो हराम मौत मारे जाओगे। अब जा सकते हो। वो उठ गया। वो कितना बेबस और मजबूर था। एक औरत के हुक्म के मुताबिक उसे वह कमरा छोड़ना पड़ रहा था, इस कोठी से निकलना पड़ रहा था। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये कि उसका राज फाश हो गया था। उसकी बहुत सी कमजोरियां मादाम करीना और उसके बॉस को मालूम हो गई थी। वो इतना हकीर हो गया था कि उसे एक औरत बात कर रही थी, मगर बॉस ने उसके सामने आना और उसे बात करना गवारा नहीं किया। मेजर ब्राइट तकरीबन बाजी हार चुका था। अब मशीन के सिलसिले में उसकी कोई अहमियत नहीं रही थी, सिवाय इसके कि वो एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर था। मशीन के सिलसिले में किसी को भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती थी।
उसने जिस शख्स को स्क्रीन पर मादाम करीना के साथ देखा था उसका नाम आयरन हार्डी था। वो आयरन यानी फौलाद भी था और हार्डी यानी सख्त और मजबूत भी। वो कमाल का हुनर जानता था, सिर्फ आंखें दिखाकर मेजर ब्राइट से सब कुछ उगलवा चुका था। अभी उसका नाम किसी को नहीं मालूम था। मैं जो दास्तान सुना रहा हूं मैं भी उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। ये सारी बातें बाद में मालूम होने वाली थीं। चुनाचे बाद में दास्तान ज्यादा उलझ जाती, लिहाजा अपनी तरतीब से सुना रहा हूं। दुनिया का कौन ऐसा मुजरिम है जो टेलीपैथी सीखना ना चाहता हो? आयरन हार्डी भी चाहता था। मेजर ब्राइट से तनवीमी अमल के जरिए सब कुछ उगलवाने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब वो अपनी एक खुफिया रिहाइशगाह में जाकर बैठ गया था। इस रिहाइशगाह का इल्म मादाम करीना को भी नहीं था। उसने अपने खास मातहतों को हुक्म दिया, इस मुल्क में जितने मुजरिम हैं सबसे मुलाकात करो और ये मालूम करते रहो कि कौन किसके लिए काम करता है। उनसे ज़रूरतमंद बनकर मुलाकात करो कि तुम भी किसी के लिए काम करना चाहते हो। वो ज़रूर तुम्हें किसी न किसी के पास पहुंचाएंगे, बल्कि किसी ऐसे गिरोह में पहुंचाएंगे जिसका हाल ही में क़याम अमल में आया हो। आयरन हार्डी ने कहा, खास तौर पर ऐसे गिरोह या तंजीम के मुतल्लिक मालूम करो जिसका सरगना किसी के सामने ना आता हो, पुरस्रार बनकर गोशाए गुमनामी में रहता हो और छुपकर अहकामात सादिर करता हो। इस तरह वो कम अज़ कम अपनी आवाज़ सुनाता होगा। लिहाजा इस आवाज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश करो। मुझे सुबह शाम रिपोर्ट मिलना चाहिए कि तुम लोग इस सिलसिले में क्या कर रहे हो। उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, फिर दीवार पर लगे हुए बड़े से टीवी स्क्रीन को देखा। करीब ही एक मेज़ पर बड़ा सा टेलीफोन सेट रखा हुआ था। उसने माइक को ऑन किया, फिर डायल के बटन दबाने लगा। उसने एक सब्ज रंग के बटन को दबाया। सामने वाला स्क्रीन ऑन हो गया। एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा था। वहां टेलीफोन की घंटी बज रही थी। फिर कोई दूसरा शख्स आया। उसने अपने टेलीफोन सेट के माइक और स्पीकर को ऑन कर दिया। इसके बाद पलट कर बोला, हेलो आयरन। इधर आने वाले ने कहा, हेलो हार्डी। अगर उस वक्त कोई उन दोनों को देख लेता तो हैरान रह जाता। इधर भी वही आयरन हार्डी था और उधर स्क्रीन पर भी वही आयरन हार्डी नजर आ रहा था। लेकिन स्क्रीन वाले ने इधर वाले को आयरन कहकर मुखातिब किया था और आयरन ने उधर वाले को हार्डी कहकर मुखातिब किया। इसका मतलब यह था कि अब तक जिसने मेजर ब्राइट पर तनवीम में अमल किया था और मादाम करीना के साथ नजर आता रहा था उसका नाम हार्डी था। दोनों ने अपने नाम मिलाकर आयरन हार्डी रखा हुआ था। पता नहीं वो दोनों जुड़वा भाई थे या इत्तफाकी हमशक्ल थे या दोनों में से कोई एक दूसरे का नक्काल था। वो दोनों कैसे अजूबे थे ये बाद में मालूम होने वाला था। आयरन ने कहा, मैंने मेजर ब्राइट से हासिल होने वाली तमाम मालूमात कंप्यूटर को फीड कर दी थी। स्क्रीन पर नजर आने वाले हार्डी ने कहा, मैंने मॉनिटर टीवी पर वो पूरी तफसील पढ़ ली है। मेजर ब्राइट की जुबान से मोरिना मिस अमेरिका का नाम सुनकर मुझे याद आया। अब से कोई 6-7 माह पहले वो एक हबशी के साथ देखी गई थी। अखबारों और रिसालों में उसका तज़किरा हुआ कि इतनी हसीन औरत ने एक काले को गोरों पर तरजीह दी है और उसके साथ रातें काली करती है। इसके बाद मोरिना यहाँ से गायब हो गई। एक आध बार किसी अखबार में यह पढ़ा गया कि मोरिना गुमनामी की जिंदगी गुजारी है या फिर यह मुल्क छोड़कर चली गई। टीवी पर नजर आने वाले हार्डी ने कहा, मैं समझता हूँ यहाँ नस्ली फसादात की वजह से वो हबशी फ्रेंड के साथ मुल्क से बाहर गई है। ऐसा यहाँ की कितनी औरतों और मर्दों ने किया है। जो काले मर्द हमारी यहाँ की गोरी औरतों से शादी कर चुके थे, बच्चों के बाप बन चुके थे, वो बड़े बड़े शहर छोड़कर छोटे इलाकों में चले गए जहाँ फसादात नहीं होते और जो दौलतमंद है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। आयरन ने कहा, मैं यूरोप जा रहा हूँ। वो हबशी के साथ गई है तो इंग्लैंड नहीं जाएगी, फ्रांस, जर्मनी, इटली और तुर्की जैसे शहरों में होगी। मैं वहाँ जाऊँगा। हर उस औरत पर नजर रखूंगा जो हबशी के साथ देखी जाएगी। वहाँ हमारे आदमी भी ऐसी औरतों को ताड़ते रहेंगे। तुम अपने आदमियों को अमेरिका की जनूबी जजीरों में भेज दो, खसूसन जजीरा हवाई पर नजर रखो। दौलतमंद औरतें और मर्द वहाँ समर वेकेशन के लिए जाते हैं। मैं आज रात तक किसी भी फ्लाइट से चला जाऊंगा। यहाँ की जिम्मेदारियां तुम संभालोगे। जनरल डिकोरा को ढूंढ निकालना तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हार्डी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे हमजाद इत्मीनान से जाओ। जनरल डिकोरा ने उस मशीन को कब्र से निकाला है। मैं मशीन हासिल किए बगैर जनरल को कब्र में जाने नहीं दूंगा। उन दोनों का मुश्तरका नाम आयरन हार्डी था। मैं एक ही नाम से 2 शख्सों का जिक्र करूंगा तो पढ़ने वाले उलझ जाएंगे, लिहाजा मैं एक को आयरन हार्डी कहूंगा और स्क्रीन पर नजर आने वाले हमशक्ल को उसका हमजाद कहा करूंगा। आयरन हार्डी उस रात अपने मंसूबे के मुताबिक वहां से रवाना हुआ। दूसरे दिन पेरिस पहुंच गया। उन दिनों हम सब पेरिस में थे। सिर्फ शीबा पारस और जोजो के साथ तेलबैब में थी। हम बड़े ऐशो आराम से थे। कौन जानता था दुश्मन अपनी चालों में मसरूफ हैं और हमारे बहुत करीब हैं। आयरन हार्डी और उसके आदमी यूरोप के हर मुल्क, हर शहर में मोरिना को ढूंढते फिर रहे थे। हर ऐसी औरत का मुहासबा करते थे जो किसी हबशी के साथ देखी जाती थी। आयरन हार्डी बहुत ही मुस्तकिल मिजाज था। मुसलसल नाकामी से मायूस होना नहीं जानता था। अब उसकी जिंदगी का मकसद यही रह गया था, कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके हाथ आ जाए और वह एक बार ये इल्म सीख ले, फिर कुछ और सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। वो 5 माह तक यूरोप के हर मुल्क, हर शहर में घूमता रहा। अपने आदमी को इधर से उधर दौड़ाता रहा। आखिर इटली के शहर रूम में उसकी नज़र मोरिना पर पड़ गई। वो मेकअप में थी, पहचानी नहीं जा सकती थी।
लेकिन उसके साथ ही खबशी उसकी शनाख्त बन गया। आर्जी मेकअप और प्लास्टिक सर्जरी में फ़र्क यह है कि प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे की बैरूनी बनावट भी बदल जाती है और आर्जी मेकअप में सिर्फ चेहरा बदलता है, चेहरे की साख्त नहीं बदलती। मोरिना ने अपना चेहरा तब्दील किया था, लेकिन हेयर स्टाइल वही था, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था। फिर उसकी हज़ारों तस्वीरें रसालों में शाया हो चुकी थीं। मलके हुस्न के मुतल्लिक एक एक तफसील शाया हुई थी। जिस तरह दर्जी कपड़ों का नाप लेता, उसी तरह रिसाले वाले उसके सीने, उसकी कमर और उसके कूल्हे वगैरह का नाप भी लिखते थे। उसके दीवाने उसके कद और उसकी जिसामत से भी इसका अंदाज़ा कर सकते थे। और आयरन हार्डी तो दीवानों से ज़्यादा दीवाना था। एक तो वो हसीना अपनी ज़ात में कुछ कम नहीं थी, दूसरे टेलीपैथी का इल्म उसे देने वाली थी। उसने पहली नज़र में ही अंदाज़ा कर लिया यही मोरिना हो सकती है। वह दूर ही दूर से निगरानी करने लगा। ट्रांसमीटर के जरिए अपने आदमियों को भी हुक्म देता रहा कि मोरिना और इस अफशी के अतराफ अपना मुहासरा तंग रखें, लेकिन उन्हें शुबा न होने दें। इधर मोरिना और गुलाम बाकी के ताल्लुकात की बुनियाद हिल चुकी थी। वो अक्सर तफरीह के लिए तनहा निकलती। उसकी निगाहें दूर दूर तक भटकती थीं। कोई ऐसा साथी मिले जो गुलाम बाकी का जवाब हो और जिसे पाकर वो इस काले को भूल जाए। उसके हज़ारों दीवाने थे। वो किसी को भी अपना कर सारी जिंदगी ऐश करती। बेशक मोरिना जैसी औरतें ज़्यादा से ज़्यादा दौलत चाहती हैं, लेकिन दौलत से ज़्यादा गुलाम बाकी जैसे मर्दों पर मरती हैं। फिर उसे एक ऐसा ही मर्द नजर आ गया। वो कैसीनो में बैठी पत्ते खेल रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा रात गुजार कर जाना चाहती थी ताकि गुलाम बाकी के साथ कम से कम वक्त गुजारे। वहाँ उस पर नज़र पड़ी। वो गुलाम बाकी जैसा कद्दे आवर और पहाड़ जैसा था। बहुत ही खूबसूरत कसरती बदन था। ऐसा लगता था जैसे गुलाम बाकी ने अपने काले जिस्म पर गोरी चमड़ी की सर्जरी करा ली हो और उसे नए सिरे से दीवाना बनाने आ गया हो। अब पत्ते खेलने में दिल नहीं लग रहा था। बाजी चल रही थी और वह जानबूझकर हार जाना चाहती थी ताकि खेल खत्म हो जाए। उधर वो चारों तरफ यूं देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि मोरिना भी उसे देखे और किसी हद तक मुतासिर हो। फिर वो वहां से जाने लगा। मोरिना ने फौरन पत्ते फेंक कर कहा, सॉरी, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। वो अपना पर्स उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पीछे जाने लगी। दोनों के दरमियान काफ़ी फासला था। वो कैसीनो से निकलकर उसके अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में जा रहा था। जब वो गैराज में दाखिल हो गया तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर आई। देखना चाहती थी वो किस गाड़ी की तरफ जा रहा है। उसी वक्त किसी ने उसकी कनपटी से रिवॉल्वर लगा दिया। फिर कहा, जरा भी हरकत करोगी तो गोली मार दूंगा। हम सब ने मोरिना को अच्छी तरह समझाया था, ख्वाह कुछ भी हो कभी सरेआम ख्याल ख्वानी का मुजाहरा न करना। अगर जान पर बनाई या कोई और मजबूरी हो तो इस अंदाज में ख्याल ख्वानी करना कि किसी को शुबा ना हो। इस वक्त वाकई जान पर बनाई थी। मौत सीधी आकर उसकी कनपटी से लग गई थी। उसने फिर भी हौसला रखते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? इसके साथ ही ख्यालात पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसने सख्ती से कहा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। मैं 1 2 3 कहूंगा और गोली चला दूंगा। आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी, साइलेंसर लगा हुआ है। वह समझ गई मौत यकीनी और अपना बचाव भी लाजमी है, लिहाजा उसने दिमाग पर कब्जा जमाते ही रिवॉल्वर दूर फेंक दिया, लेकिन अपनी जगह खड़ी रही। अभी इस बात की प्रैक्टिस नहीं थी कि ख्याल ख्वानी के दौरान किस तरह हरकत करते रहना चाहिए। वह उसके दिमाग से निकल आई। फौरन हाजिर दिमाग होकर रिवॉल्वर की तरफ जाना चाहती थी। उसी वक्त एक घूंसा रिवॉल्वर वाले के मुंह पर पड़ा। वह जहां थी वहीं रुक गई। वही कद्देआवर खूबरू जवान रिवॉल्वर वाले की पिटाई कर रहा था। वह 2-4 हाथ खाते ही वहां से भाग गया। यह बिल्कुल फिल्मी सीन था और यह ड्रामा आयरन हार्डी ने ही तरतीब दिया था ताकि मोरिना के सिलसिले में तस्दीक हो सके। और उसने ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करके दुश्मन के हाथ से रिवॉल्वर गिराकर साबित कर दिया था कि वही टेलीपैथी जानने वाली मोरिना है। मार खाने वाला मातियत भाग गया था। जब उसकी तरफ पलटा तो उसके चेहरे को और खुसूसन उसकी आंखों को देखती रह गई। इन आंखों में हिरनी की सी मासूमियत और चीते की सी चमक और दरिंदगी थी। यूं लग रहा था जैसे वो खिंची जा रही हो। वो उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? उसका हाथ लगते ही वो कांपने लगी। उसे पता न चला किस तरह उससे जाकर लग गई थी। वो हैरानी से सोच रही थी, उसकी आंखों में क्यों झांक रही हूं, अपनी नजरें क्यों नहीं हटा लेती। वो उसकी बात का जवाब भी न दे सकी। उसकी आवाज में ऐसी धीमी धीमी घन गरज थी जो सीधी दिल में उतरती थी और देर तक बजती रहती थी। उसने कुछ कहा, फिर यूं लगा जैसे वो जुबान से नहीं आंखों से बोल रहा हो। मैं तुम्हारे दिल की धड़कन सुन रहा हूं, तुम्हारा बदन कांप रहा है, तुम सर से पांव तक सिर्फ एक ही तमन्ना कर रही हो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूं। वह सचमुच गिरफ्तार होना चाहती थी, मगर वो तो उसे पकड़ नहीं रहा था, छोड़ चुका था, पीछे हट रहा था। लेकिन अजब बात थी, उसने निगाहों को गिरफ्तार कर लिया था। वो जब से सामने आया था तब से निगाहें हटा नहीं सकती थी। शायद इसी को गिरफ्तारी कहते हैं। उसने उसी घन गरज से कहा, आओ मेरे साथ साथ चली आओ। वो घूमकर जाने लगा। ये उसके पीछे ऐसे चलने लगी जैसे ख्वाब देख रही हो और नींद की हालत में चल रही हो। चूंकि वो आगे चल रहा था इसलिए अब उसकी पुश्त को देख रही थी, जैसे वहां भी उसकी आंखें दिखाई दे रही हूं और बोल रही हूं, चली आओ मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुल गया है, पिछली सीट पर बैठ जाओ। वो बैठ गई, दरवाजा बंद हो गया। वह दूसरी तरफ से घूमकर उसके साथ पिछली सीट पर आ गया। फिर कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई।
सीट के पीछे एक नन्ही सी सर्च लाइट थी, वो ऑन हो गई। उसने कहा, मोरीना मेरी तरफ देखो। उसने सर घुमाकर देखा। सर्च लाइट की रोशनी में वही तिलिस्मी आंखें दिखाई दे रही थीं। उन्हें देखते ही फिर निगाहें जमकर रह गईं, वहां से हट न सकीं। वही घन गरज वाली सरगोशी सुनाई दी, तुमने गिराज में ख्याल खोने का मुजाहरा किया था। हाँ, मैं अपना दिफा करना चाहती थी, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम मोरीना हो? हाँ, मैं मोरीना हूँ। वो हबशी कहाँ है? होटल के कमरे में होगा। क्या वो तुम्हारा ताकुब नहीं करता? करता है, आज भी कर रहा था। मैं एक ऐसे क्लब में दाखिल हो गई जहां कालों का दाखिला ममनू है। मैं उस क्लब में आकर एक पैक पीने के बाद दूसरे दरवाजे से निकलकर इस कैसीनो में चली आई थी। क्या तुम्हारा दिमाग हसास है? तुम सांस रोक लेती हो? हाँ, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस कर लेती हूँ। क्या फरहाद, रसवंती और शीबा तुम्हारे दिमाग में आते हैं? सिर्फ फरहाद दिमागी राब्ता कायम करता है, मैं उसे आने की इजाजत देती हूँ। क्या फरहाद अभी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है? वो जब चाहे आ सकता है, लेकिन मैं नहीं आने दूंगी। क्यों नहीं आने दोगी? मैंने सोच लिया था कोई तुम्हारे जैसा खूबरू जवान मिलेगा तो मैं उसी लम्हे अपने दिमाग में फरहाद का दाखिला बंद कर दूंगी, वरना वो मेरे चोर ख्यालात पढ़ लेगा और समझ लेगा कि मैं गुलाम बाकी को छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आ रही हो। तुम मर्जी पूछते हो? यहाँ तो मेरा दिल, दिमाग, मेरी रूह, मेरा जिस्म सब तुम्हारा हो गया है। आज से मेरे इरादे, मेरी आरजुएं और मेरी जवानी की तमाम रातें तुम्हारे लिए वक्फ होकर रह गई हैं। तुम मेरे हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म की तामील करोगी, मैं तुम्हारे हर जायज़ और नाजायज़ हुक्म की तामील करूंगी। अब हमारी गाड़ी रुक रही है, तुम यहाँ से निकलकर मेरे साथ चलती रहोगी, लेकिन यह नहीं समझ पाओगी कि कहाँ हो, कहाँ जा रही हो। तुम्हें मेरी आंखों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। वह इस बात को तस्लीम कर रही थी कि अब सिर्फ उसकी आंखें ही आंखें दिखाई दे रही हैं, बाकी सारी दुनिया गुम हो चुकी है। वह कार से निकलकर दूसरी तरफ से घूमता हुआ आया, फिर उसके लिए दरवाज़ा खोलकर अपना हाथ बढ़ाया। वह हाथ थामकर बाहर आई, फिर साथ चलने लगी। वो अगर समझना चाहती कि कहाँ है और कहाँ जा रही है तो शायद समझ जाती, लेकिन अपने साहिर के सिवा ना कुछ देखना चाहती थी ना समझना चाहती थी। वो बेखुदी के आलम में चलती हुई किसी कमरे में आई, फिर वहां आराम से बिस्तर पर लेट गई। अब वो उसके सामने आ गया, चेहरे के सामने चेहरा और आंखों के सामने आंखें थीं। वो उन आंखों से चिपक कर रह गई। वह जो बोल रहा था वो सुन रही थी, वो जो कह रहा था वो कर रही थी। अब से पहले बर्नार्ड सलैरी ने उस पर तनवीमी अमल किया था, लेकिन मौजूदा साहिर का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो तो पहली नज़र में दिल को काबू में कर लेता था, फिर आंखों में आंखें डालकर अपना हुक्म मनवाता। उसने हुक्म दिया, आइंदा तुम सांस नहीं रोकोगी, हाँ मगर तुम्हारा जहन हसास रहेगा। उसने कहा, आइंदा मैं सांस नहीं रोकूंगी, लेकिन मेरा जहन हसास रहेगा। तुम पराई सोच की लहर महसूस करते ही आंख बंद कर लोगी और तुम्हारे कान आसपास की आवाज़ों से बहरे हो जाएंगे। उसने वादा किया ऐसा ही होगा। तुम मेरी बीमारी या किसी कमजोरी के दौरान कभी मेरे दिमाग में नहीं आओगी, मैं तुम्हारी बीमारी या किसी कमजोरी के दौरान कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आऊंगी। तुम मुझसे कभी गद्दारी नहीं करोगी, जिंदगी भर मेरी ताबेदार बनकर होगी। उसने वादा किया वो जिंदगी भर उसकी ताबेदार बनकर रहेगी और कभी उससे गद्दारी नहीं करेगी। उसने कहा, अब तुम मेरी आंखों में नहीं देखोगी, तुम्हारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं, तुम सुबह तक गहरी नींद सोती रहोगी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं, वो नींद में डूब गई। आयरन हार्डी वहां से उठकर दूसरे कमरे में आया, फिर उसने होटल का नंबर डायल करने के बाद पूछा, क्या कमरा नंबर 224 में गेस्ट आ गई हैं? जस्ट अ मिनट, अभी बताता हूँ। फिर आवाज़ आई, जी हाँ, क्या आप किसी से बात करना चाहते हैं? प्लीज़ मादाम करीना से रब्ता करा दें। चंद सेकंड के बाद ही करीना की आवाज़ सुनाई दी, हेलो। आयरन हार्डी ने पूछा, तुम कब आई हो? अभी एयरपोर्ट से सीधी चली आ रही हूँ। क्या वो लड़की साथ आई है? हाँ, अभी कमरे में मौजूद है। अच्छी बात है, मैं आ रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। दूसरे कमरे में झांक कर देखा, मोरीना गहरी नींद में थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कॉटेज से बाहर आ गया। बैरूनी दरवाजे को बाहर से लॉक करने के बाद कार में बैठकर इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ होटल लायला के कमरा नंबर 224 में पहुंच गया। वहां मादाम करीना एक लड़की के साथ मौजूद थी। दोनों उठकर खड़ी हो गईं। आयरन हार्डी ने जरा करीब आकर लड़की को देखा, फिर कहा, जरा आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूमती जाओ। वो उसके हुक्म के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ घूमने लगी, हर जाविये से खुद को दिखाने लगी। उसने मुतमईन होकर कहा, ठीक है, कद और जिसामत में मोरीना जैसी है। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, नैन्सी वॉन। नैन्सी, तुम अपना मेकअप उतार दो, यहाँ से सीधी हेराल्ड के पास पहुंचो। तुम्हारे पास रकम है? यस सर। मैं हेराल्ड तक बासानी पहुंच जाऊंगी। मुआयने के सामने जाकर मेकअप उतारने लगी। मादाम करीना ने लिफाफे से नैन्सी की बड़ी बड़ी तस्वीरें निकाली। आयरन हार्डी ने कहा, ठीक है, अभी वो सो रही है, 6 बजे बेदार होगी, 2 घंटे के अंदर नाश्ते वगैरह से फारिग हो जाएगी। 10 मिनट तक इस पर नैन्सी का मेकअप हो जाएगा। हेराल्ड को फ़ोन करो, कल दोपहर तक किसी भी फ्लाइट में मेरे और मोरीना के लिए सीट रिजर्व हो जाए। तुम्हें भी सीट मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना बाद में आ सकती हो। मादाम करीना ने मुस्कुराकर पूछा, क्या अब मोरीना पर दिल आ गया है? उसने यकबारगी मादाम करीना के जबड़ों को एक हथेली के शिकंजे में ले लिया। वह मुस्कुराना भूल गई, वहशतज़दा नजरों से देखने लगी। गिरफ्त इतनी मजबूत थी जैसे अभी जबड़े टूट जाएंगे। उसने बड़ी सफाकी से कहा, काम के वक्त काम की बात करो, वरना किसी काम की नहीं रहोगी।
ये कहकर उसने धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई सीधी टेलीफोन के पास आकर गिरी। फिर उसे तकलीफ से कराने की जरूरत भी न हुई। जल्दी से रिसीवर उठा लिया और हेराल्ड से राब्ता कायम करने लगी। उधर अमेरिका में हमजाद हार्डी को इतला मिल गई थी कि आयरन अपने साथ नैन्सी वॉन को ला रहा है। नैन्सी वॉन का मतलब था मॉरीना आ रही है। अब उसे मशीन के सिलसिले में अपनी कोशिशों को और तेजतर करना था। इधर 4-5 महीनों में उसने जनरल डिकोरा को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके आदमी तमाम मुजरिमों से मिलते थे, उनके साथ किसी दूसरे गिरोह में शामिल होते थे ताकि उस गिरोह के बॉस का पता ठिकाना मालूम हो सके। लेकिन जनरल डिकोरा तक रसाई नहीं हो रही थी। मेजर ब्राइट हर रात हमजाद हार्डी के एक खास अड्डे पर हाजिरी देता। वहां सब लोग दिन भर की रिपोर्ट पेश करते थे। हमजाद हार्डी कहीं बैठा उनकी रिपोर्ट सुनता रहता था। 2-4 आलेकार ऐसे भी थे जो किसी न किसी नए गिरोह में जाते तो पॉकेट रिकॉर्डर के जरिए उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड करके ले आते। ऐसे ही आलाकार ने जब एक रिकॉर्डर की आवाज़ सुनाई तो मेजर ब्राइट उछलकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं इस आवाज़ को लाखों में पहचान सकता हूँ, ये जनरल डिकोरा बोल रहा है। हमजाद हार्डी को उम्मीद की किरण नजर आई। उसने आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले आलेकार से पूछा, टोनी, ये आवाज़ तुमने कैसे रिकॉर्ड की? बॉस, मैंने एक शख्स से दोस्ती की जो एक ऐसी तंजीम में काम करे जिसे कायम हुए भी पूरा 1 साल भी नहीं गुजरा। मैंने जिससे दोस्ती की वो बहुत पीता और औरतों का रसिया है। मैंने उसे खूब पिलाई, खूब ऐश कराया और इस बात पर आमादा कर लिया कि आइंदा जब भी टेलीफोन या ट्रांसमीटर के जरिए उसकी आवाज़ सुने तो जेब में रिकॉर्डर रखे और उसे रिकॉर्ड कर ले। उसने ये आवाज़ आज ही रिकॉर्ड की है। मैं फ़ौरन आपके पास ले आया। मुझे खुशी है कि मेरी कोशिश कामयाब रही। हमजाद हार्डी ने हुक्म दिया, तुम में से जितने लोग जनरल डिकोरा की तंजीम में शामिल हो सकते हैं हो जाओ और अंदर ही अंदर सुरंग बनाते रहो। इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी ना करो, कोई गलती ना होने पाए। यह ऐसा मंसूबा जिसमें किसी की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, फ़ौरन गोली मार दी जाएगी। लिहाजा जनरल डिकोरा की तंजीम में शामिल होने के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब करो जो सब्र, तहम्मुल और जहानत से काम लेते हैं। उसने मेजर ब्राइट को रुकने के लिए कहा। बाकी तमाम लोगों को वहां से जाने का हुक्म दिया। वो सब जाने लगे। थोड़ी देर बाद मेजर ब्राइट ने अपने आसपास देखा, फिर खुद को तन्हा पाकर बोला, मालूम होता है आज मेरी खास ज़रूरत पड़ गई है। हमजाद हार्डी ने कहा, मेरी ताबेदारी करने वाले मुझे बॉस कहते हैं या सर कहकर मुखातिब करते हैं। तुमने आज तक ऐसा अंदाज़े तखातुब इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब है खुद को अभी तक हमसे बरतर समझते हो या बराबर। मैं एक फौजी अफसर रह चुका हूँ, हमेशा सीना तान कर चलता हूँ, किसी के सामने झुकना नहीं जानता। फिर यह कि मैंने अपनी एक तंजीम बनाने की कोशिश की थी, तकदीर ने साथ नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं। मैं तुम में से किसी से भी कम नहीं हूं, मैं मानता हूं, इसलिए सबको जाने दिया और तुम्हें रोक लिया। अगर तुम ये साबित कर दो कि हमारे लिए बहुत कारआमद हो तो हम तुम्हें अपने बराबर बिठाएंगे। फिर हमारे दरमियान कोई कमतर और बर्तर नहीं होगा। मैं एक काम का आदमी हूँ। अगर वो मशीन तुम लोगों को हासिल हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर दूंगा। हो सकता है उसमें कोई खराबी पैदा हो या उसे ऑपरेट करने में कोई दुश्वारी हो, कोई ऐसी गड़बड़ हो जाए जिसे मैं ही समझ सकता हूँ और मैं ही उसे दूर कर सकूंगा। मैं मानता हूँ, लेकिन तुम हमारे लिए इससे भी ज्यादा कर सकते हो। पहेलियां बुझवाने की क्या जरूरत है, साफ और सीधी बात होना चाहिए। तुम्हारे पास उस मशीन का नक्शा था, उसकी पूरी तफसीलात भी थी। फिर तुमने उस मशीन को कई बार खोला और जोड़ा था। क्या फिर एक बार नई मशीन तैयार नहीं कर सकते? यह अहम सवाल था। मेजर ब्राइट बहुत तजुर्बाकार माहिर था। कैसी ही पेचीदा मशीन हो उसे एक बार देखकर समझ लिया करता था। ट्रांसफॉर्मर मशीन के साथ तो वो कई बार खेल चुका था, उसे अच्छी तरह समझ चुका था। अगर वो चाहता तो एक नई मशीन तैयार कर सकता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे लिए यह आसान होता तो क्या अब तक जनरल डिकोरा को तलाश करता? दुश्वारी क्या है? मैंने मशीन के साथ उसका नक्शा और उसकी तफसीलात भी प्लास्टिक के थैले में रखकर कब्र में छुपाई थी। जनरल डिकोरा मशीन के साथ वो कागजात ले गया है। मेजर ब्राइट, तुम बातें बना रहे हो। उस मशीन को इतनी बार खोल चुके हो और जोड़ चुके हो, उसकी नकलें भी बनाते रहे हो और असल भी बनाया है। क्या वो नक्शा तुम्हारे ज़हन में नक्श नहीं हो गया? मिस्टर गुमनाम, वो ट्रांसफार्मर मशीन कुछ इतनी पेचीदा है कि तुम वो नक्शा देख लो तो तुम्हारा सर चकरा कर रह जाए। मैंने एक असल मशीन बनाई, बाकी 5 नकल बनाई। असल और नकल का नक्शा मेरे दिमाग में गड़बड़ हो गया है। फिर इतनी पेचीदगी है कि शायद मैं दोबारा उसका नक्शा तैयार न कर सकूं। मेजर ब्राइट, तुमने लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया है, इससे उम्मीद बन रही है। अगर कोशिश करोगे तो कामयाब हो सकते हो। आखिर कोशिश करने में हर्ज क्या है? हम तुम्हारे लिए तमाम आसाइशें मुहैया करेंगे। तुम मुल्क के जिस हिस्से में चाहोगे वहां तुम्हारी उम्दा रिहाइश का इंतजाम होगा। तुम्हारी हर जायज़ और नाजायज़ ज़रूरत पूरी की जाएगी। मशीन के सिलसिले में भी जो ज़रूरत होगी हम पूरी करते रहेंगे। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। मेजर ब्राइट ने गहरी सांस ली, फिर कहा, इस तरह आप मुझे गोशे में बिठा देना चाहती हैं, जबकि मैं जनरल डिकोरा तक पहुंचना चाहता हूं। उसे हम ढूंढ निकालेंगे। जब ढूंढ निकालोगे तो दूसरी मशीन तैयार करने की दर्द सिरी क्यों मोल लेना चाहिए? पहले वो मशीन हमारे हाथ आने दो। हमजाद हार्डी ने धाड़ते हुए कहा, हमारे हाथ आने दो का मतलब क्या हुआ? क्या वो मशीन तुम्हारे भी हाथ लगेगी? मेजर ब्राइट, इस ख्याल को हमेशा के लिए दिल और दिमाग से निकाल दो। उस मशीन तक हमारे सिवा कोई नहीं पहुंच सकेगा।
तुम्हें किसी गोशे में बिठाकर एक मशीन तैयार करवाने का मकसद भी यही है कि तुम इस मामले से दूर रहो और एक नई मशीन तैयार करने में मसरूफ हो जाओ। मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह का वक्त दूंगा। अगर तुमने वो मशीन तैयार कर ली तो अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहोगे और ऐश करते रहोगे, वरना तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 1 माह की होगी। अब तुम जा सकते हो। वो मुट्ठियां भींच कर बोला, ये जुल्म है, ज्यादती है। मुझसे ज़बरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता। मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हूं। तुम मुझे समझते क्या हो? वो गुस्से से चीख रहा था मगर उसे जवाब नहीं मिल रहा था। तब उसे एहसास हुआ वो बहुत देर से हज़ियानी अंदाज में चीख रहा है और जवाब देने वाला कोई नहीं है। शायद वो जा चुका है और इस एतमाद से आज़ाद छोड़कर गया है कि वो नाफरमानी नहीं कर सकेगा। गद्दारी करेगा तो उसे मेजर ब्राइट के हवाले से कानून के हवाले कर दिया जाएगा। वो दोनों हाथों से सर थाम कर आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगा, जैसे किसी गुमनाम शख्स की बिछाई हुई दलदल में धंसता जा रहा हो। तैयारा हजारों फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। मैं खिड़की के बाहर बादलों को देख रहा था। एयर होस्टेस की सुरीली आवाज ने पूछा, आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैंने सर घुमाकर देखा। वो एक ट्रॉली पर शराब की बोतलें और ठंडे मशरूबात लेकर आई थी। तैयारी पर सफर करने वाले बच्चे कोक और 7 अप पी रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, बच्चों के साथ बच्चा बनने को जी चाहता है, एक कोक पिला दो। उसने कोका कोला का एक टिन मेरे हवाले कर दिया। उससे तैयारी के तमाम अफराद तकरीबन मगरबी ममालिक से ही ताल्लुक रखते थे, इसलिए सभी शराब पीने वाले थे। कितने ही मंचले ऐसे थे जो अपनी महबूबाओं को आगोश में लिए हुए थे। वहां कोई एतराज करने वाला नहीं था, क्योंकि उनकी तहजीब यही थी। इस तैयारी में मादाम करीना भी सफ़र कर रही थी। वो आयरन हार्डी और मोरिना के साथ नहीं जा सकी थी। मैं नहीं जानता था मादाम करीना कौन है। मैं आयरन हार्डी और उसके हमजाद के मुतल्लिक भी कुछ नहीं जानता था, बल्कि सुपर मास्टर जनरल डिकोरा, कर्नल जिम और मेजर ब्राइट के दरमियान जो खेल तमाशे हो चुके थे उनसे भी बेखबर था। तैयारे में मादाम करीना पर नज़र पड़ी होगी, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी और ना ही उसके ख्यालात पड़े। दिन रात कितनी ही हसीन औरतें निगाहों के सामने से गुजरती हैं। मैं सबके ख्यालात पढ़ नहीं सकता। कुदरत अक्सर हमारा साथ देती है। किसी न किसी को हमसे यूं टकरा देती है कि उससे सिलसिला जोड़ते जोड़ते हम असल दुश्मन तक पहुंच जाती हैं। इस बार भी कुदरत को मंजूर होता तो मैं किसी न किसी बहाने मादाम करीना तक पहुंच जाता, उसकी आवाज़ सुनता, उसके दिमाग में पहुंचता, तमाम हालात मालूम करता, फिर मशीन तक ना सही मोरिना तक पहुंचना आसान हो जाता। लेकिन कुदरत को यह मंजूर नहीं था। हम न्यूयॉर्क तक हम सफ़र रहे और अजनबी रहे, फिर हमारे रास्ते जुदा हो गए। हालांकि मंजिल एक ही थी। हम दोनों ही कैंसस सिटी जा रहे थे। मुझे वहां तक जाने के लिए मास्क मैन की तरफ से एक हेलीकॉप्टर मिल गया था। मैंने रास्ते में ख्याल खुआनी के जरिए किंग फर्नांडो से राब्ता कायम किया। उसने कहा, भाई मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कब पहुंच रहे हो? मुझे तो तुमने हेलीकॉप्टर भेजने से भी मना कर दिया था। तुम्हारी भलाई के लिए मना किया था, वरना इंटेलिजेंस वाले पीछे बढ़ जाएंगे और मुझे भी ताड़ना शुरू कर देंगे। तुम कहाँ हो? हेलीकॉप्टर में हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारी खुफिया रिहाइश का पता अच्छी तरह याद है। मैं मौका देखकर किसी तरह छुप छुपा कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, मगर जरा सब्र से इंतजार करो। मैं कैंसस सिटी पहुंचकर फौरन ही फर्नांडो तक ना पहुंच सका। पहले एक होटल में कैंप किया, फिर तफरीह के ख्याल से निकल गया ताकि मालूम हो सके मेरी निगरानी हो रही है या नहीं। कई घंटों की आवारागर्दी के बाद यकीन हो गया कोई मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। मैं चुपके से फर्नांडो के पास आ गया। वो मुझे देखते ही दौड़ता हुआ आया, फिर गले से लग गया। यार तुम इतने अरसे के लिए ना जाया करो, इसलिए मैं शादी नहीं करता। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या तुमने मुझसे शादी की है? ये बात नहीं है, दरअसल मैं जब किसी को चाहता हूं तो बहुत टूट कर चाहने लगता हूं, फिर उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 हस्तियों से मोहब्बत की है। एक मेरी भतीजी है जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, दूसरे तुम हो। भतीजी से तो उसके हॉस्टल में जाकर मुलाकात कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें कहाँ ढूंढता फिरूंगा। बीवी होती तो मुझे छोड़कर चली जाती। मैं उसका ताकुब करता रहता, वो मेरी नजरों में रहती, लेकिन तुम्हारा ताकुब कैसे करूं? तुम जाते हो तो ढूंढने से ख्वाब में भी नहीं मिलते। मैंने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, मोहब्बत करो मगर जज्बात में डूब कर ना करो, बाद में बहुत दुख होता है। हम एक सोफे पर बैठ के उसने पूछा, अब क्या प्रोग्राम है? मामला बड़ा गंभीर है। मोरिना हमारे हाथ से निकल गई है। मैं इस यकीन के साथ आया हूं कि उसे अगवा करके यहीं लाया गया होगा। उसे कैसे ढूंढोगे? अभी कुछ नहीं कह सकता। जोजो को कैंसस सिटी के आसपास किसी खुफिया तहखाने में लाया गया था। इस मशीन से ताल्लुक रखने वाले कहीं नज़दीक या दूर के इलाकों में होंगे, मगर इसी रियासत में होंगे। मैं अंदाज़ा कर रहा था, मगर ये बात दुरुस्त थी। मेरी लाइल्मी में आयरन हार्डी बड़ी तेज़ी से जनरल डिकोरा तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ़ था। जब वो मोरिनो को लेकर यहाँ पहुंचा तो ये खुशखबरी मिली कि उसकी आदमी जनरल डिकोरा तक पहुंच गई हैं, बल्कि उसकी तंजीम में भी शामिल हो गई हैं। आयरन हार्डी ने अपने हमजाद से कहा, जब डिकोरा का कैसेट मिल गया है तो फिर परेशानी की क्या बात है? हमारी मोरिना उसकी आवाज़ सुनेगी और ख्याल खुआनी के जरिए दिमाग तक पहुंच जाएगी। वो कैसेट फौरन लाओ, उसे सुनाओ। मोरिना बहुत खुश थी। आयरन हार्डी के साथ लगी रहती थी। अब गुलाम बाकी याद नहीं आता था।
उसके सामने एक कैसेट रिकॉर्डर रखा गया। फिर वही कैसेट उसमें रखकर ऑन किया गया। थोड़ी देर बाद जनरल डिकोरा की आवाज़ सुनाई देने लगी। जनरल डिकोरा का तरीक़ेकार ये था कि वो रूपोश रहकर अपने मातहतों को अपनी असली आवाज़ में अहकामात सुनाया करता था और मौजूदा रूप में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने के लिए आवाज़ और लहजा बदल कर बोलता था। उस वक्त कैसेट से जो आवाज़ आ रही थी वो उसकी अपनी थी, अपना लहजा था। मोरिना से देर तक सुनती रही, फिर उसने आंखें बंद कर लीं। इस आवाज़ और लबल लहजे को गिरफ्त में लेते हुए, ख्याल खुमानी की परवाज़ करते हुए उसके दिमाग में पहुंची। उसने सांस रोक ली। वो आंख खोलकर आयरन हार्डी को देखने लगी। उसने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मैं वहां तक पहुंच रही थी, मगर उसने सांस रोक ली। आयरन हार्डी ने परेशान होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मेजर ब्राइट ने तनवीमी अमल के दौरान जो बयान दिया था उसके मुताबिक एस मास्टर, कर्नल जिम और जनरल डिकोरा के दिमागों में सलाहियतें आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थीं। बहराम गंगोली की यह सांस रोकने वाली सलाहियत और उसके हसास दिमाग की खूबियां जनरल डिकोरा के दिमाग में हमेशा कायम रहने वाली नहीं थीं। फिर वो अभी तक अपना सांस कैसे रोक सकता है? उसका हमजाद स्क्रीन पर नजर आ रहा था। उसने कहा, यह कोई पेचीदा मसला नहीं है। वह फौज में जनरल रह चुका है, आज भी हैरत अंगेज तौर पर सेहतमंद है। हो सकता है सांस रोकने की मशकें कर रहा हो। आयरन हार्डी ने तायद में सर हिलाकर कहा, होने को बहुत कुछ हो सकता है। अगर वह सांस रोकने की मशक नहीं कर रहा है तो किसी तनवीमी अमल के जरिए अपने दिमाग को हसास बना लिया होगा। आज के दौर में कोई बात नामुमकिन नहीं रही। उसके हमजाद ने कहा, मेरी जान, मोरिना की ख्याल ख्वानी ने जनरल डिकोरा को चौंका दिया होगा। जरा इस नुक्ते को याद रखना। जनरल डिकोरा चौंक गया था, परेशान होकर सोच रहा था, आज इतने अरसे बाद कौन मेरे दिमाग में आना चाहता है? फिर उसने खुद ही जवाबन सोचा, फरहाद रसवंतिया शीबा हो सकती हैं, या फिर कोई खतरनाक तंजीम है, कोई सुपर पावर है जिसने किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को काबू में कर लिया है। अब उसे मशीन की ज़रूरत है और उसने किसी तरह मेरा सुराग लगा लिया है। मुझे फ़ौरन ये जगह छोड़ देना चाहिए। वो बुरी तरह घबरा गया था। ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि खतरा आसपास है। उसने जल्दी जल्दी ज़रूरी सामान अटैची में रखा, एक रिवॉल्वर को लोड किया, उसे जेब में रखा, फिर एक अंगूठी पहनी। उसने खास तौर पर यह अंगूठी बनवाई थी। इसके ऊपरी हिस्से का डिज़ाइन ऐसा था जैसे कोई बंद कली हो। नीचे एक नन्हा सा बटन था। वो दूसरी उंगली के नाखून से उस बटन को दबाता तो ऊपर वाले हिस्से से एक सुई निकल आती। फिर वो जिसके बदन में चुभती उसके तमाम रगों में जहर फैला देती। उसे मुश्किल से 2-4 सांस लेने का भी मौका न देती। उसने ऊपरी जेब में कलम रखा। वो कलम भी इसी किस्म का था। इसमें ऐसा बटन था जिसे दबाते एक जहरीली सुई निकलकर अपने टारगेट तक पहुंचती थी। वो इसी किस्म के हथियारों से लैस होकर वहां से निकला। कोठी के तमाम दरवाजों को लॉक किया, फिर गाड़ी में बैठकर दूसरी रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। जगह बदलने का मकसद यह था कि अनजाने दुश्मनों से मौजूदा रिहाइशगाह में घेर दे और वह मारा जाता तो स्टोर रूम की खुदाई के बाद वह मशीन जरूर बरामद होती। वो किसी दूसरी जगह जाकर दुश्मनों से मुकाबला करना चाहता था और इस उम्मीद पर जिंदा रहना चाहता था कि एक दिन कोई ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती हाथ आएगी तो टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लेगा, और अगर ऐसा ना हुआ और वह मर गया तो इस रिहाइशगाह तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। अगर पहुंचेगा या उसकी मौत के बाद कोई इसे खरीदेगा तो ये कभी नहीं जान सकेगा कि स्टोर रूम के फर्श के नीचे क्या है। वो शहर से बाहर तकरीबन 5 मील के फासले पर एक छोटे से कॉटेज में आया। उस कॉटेज के आसपास खूबसूरत सा बागीचा था। पीछे एक बड़ा सा अंधा कुआं था। वह एक पुराने जमाने की पंचक्की थी। हवा के बहाव पर पंखे की तरह उसके 2 ब्लेड घूमते रहते थे। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में इन चीज़ों का अब तस्वुर नहीं किया जाता, लेकिन ये चीज़ें पुराने ज़माने की यादगार के तौर पर यूं ही छोड़ दी गई थीं। उसने कॉटेज में अपना सामान रखा। शाम हो रही थी। पीने को जी चाह रहा था, लेकिन वहां चारों तरफ उदासी और वीरानी थी। दूर दूर तक नजरें दौड़ाओ तो कोई एक आध आदमी दिखाई देता था। शहर में रहने का आदी था। उसने फिर कार की स्टीयरिंग सीट संभाली, उसे स्टार्ट किया और शहर की तरफ चल पड़ा। उधर मेजर ब्राइट ने अपने चेहरे पर आर्जी मेकअप कर लिया था। वायरन हार्डी और उसके आदमियों की नज़र में नहीं आना चाहता था। अच्छी तरह समझ गया था कि अगर इनका ताबेदार बनकर रहेगा तो वो इसे कहीं ले जाकर कैद कर देंगे और मशीन का नक्शा बनाने पर मजबूर करते रहेंगे। यूं भी इन्होंने 1 माह का वक्त दिया था। अगर वो मशीन तैयार ना करता तो यकीनन मार डाला जाता। फौरी तौर पर किसी प्लास्टिक सर्जरी वाले का इंतजाम नहीं हुआ था, इसलिए उसने आर्जी तौर पर खुद को मेकअप के जरिए छुपा लिया था। रिक्रिएशन क्लब में बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर वगैरह शामें गुजारने आते थे। वो इसी इरादे से आया कि शायद वहाँ कोई प्लास्टिक सर्जरी का माहिर नजर आ जाए तो उससे दोस्ती हो सके और फिर एक बार अपना चेहरा तब्दील करने के लिए कोई ठोस मंसूबा बनाया जा सके।